यमुना गंदी हुई तो क्या कोई कानून है जो समर्थन कर रहा है इस गंदगी का? विरोध था, कुछ किया, बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया था, क्या दिक्कत है उसमें? 16 लाख लोग हर साल पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। इज इट दैट कि सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? सी ट्रीज उसके को फाउंडर आज हमारे साथ हैं, देवकांत प्यासी जी। इस धरती पर अपनी पूरी फाउंडेशन के साथ और अपने सहयोगियों के साथ एक नया इतिहास रचने का काम शुरू किया है। आप जब रिटायर होकर आए तो आपने प्लांटेशन शुरू किया। कई लोग ये नहीं करते। रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग आराम की जिंदगी और अपने रिटायरमेंट को, अपने जीवन को खुशी से और घूमने फिरने में गुजारते हैं। ये इतना बड़ा स्टेप आपने लिया, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये सी ट्रीज और आप कैसे प्लांटेशन से? इट्स मैटर ऑफ लक ऑल्सो जी। कि जब मैं बाहर आया तो मैं जहाँ पे आके मैंने घर लिया, राइट, अपनी नई इनिंग चालू की। मैं ऑफ कोर्स आई आल्सो जॉइन द कॉर्पोरेट। मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस पेबैक से शुरुआत की, वहाँ पे 10 साल काम किया। बट ड्यूरिंग दिस टाइम आई केम इन टच विद फ्रेंड ऑफ माइन कपिल शर्मा हु was already doing activities related with plantation. अच्छा सर, ये कपिल शर्मा वो कॉमेडियन कपिल शर्मा तो नहीं है? नहीं। और कॉमेडियन कपिल शर्मा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले कपिल शर्मा है, राइट। तो इन्होंने शुरुआत की थी। ओके। तो मैं इनका नेबर बना। तो जब मैं इनका नेबर बना तो सुबह उठने की आदत हमें भी थी, फौज ने सिखाई थी। तो सुबह सुबह हम दोनों उठते थे, यहाँ वहाँ कहीं जहाँ मौका मिल जाए वहाँ पेड़ लगाते थे। तो बहुत ही इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, बट धीरे धीरे फिर कुछ और लोग जुड़ते चले गए, राइट। और एक समय आया 2013 में जब हमको रियलाइज़ हुआ कि सरकार भी इस दिशा में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। जब CSR वाला जो लॉ आया, राइट, कंपनी एक्ट के थ्रू, वेयर एवरी प्रॉफिटेबल कंपनी, राइट, बियॉन्ड सर्टेन टर्नओवर, उनको 2% ऑफ प्रॉफिट लगाना था। तो हमें समझ में आया कि अब ये स्ट्रक्चर्ड फंड्स अवेलेबल हैं, अगर कोई इस तरह का काम स्ट्रक्चर तरीके से करना चाहता है। तब इन 2013 में हमने सी ट्रीज को रजिस्टर्ड करवाया। सो हाउ आई स्टार्टेड, कर्टसी फ्रेंड, माय फ्रेंड Kapil, who basically we both came together and then finally we formed the trust called St. Trees Environmental Trust in 2013। और धीरे धीरे शुरुआती दिनों में लो स्केल काम, कुछ जगह पे पेड़ लगाया। फिर पेड़ लगाते लगाते हमको रियलाइज हुआ कि वो कहते हैं ब्लू एंड ग्रीन गोज टुगेदर, राइट। मतलब कि सिर्फ आप हरियाली के बारे में सोच नहीं सकते जब तक कि आप पानी के बारे में ना सोचें। जैसे ही आपका स्केल बढ़ता है तो आप रियलाइज करते हो, स्पेशली इन एनवायरमेंटल स्पेस। तो हमने सोचा कि ओके, पेड़ आप लगा रहे हो, आप पानी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो हम फिर पानी के क्षेत्र में भी आ गए। फिर हम क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत हमने काम करना चालू किया, जैसे बायोगैस, क्योंकि हम किसानों के साथ काम कर रहे थे। तो किसानों की और भी दूसरी समस्याएं थी, तो हमने कहा उस पर भी काम करते हैं। नेचुरल फार्मिंग पे हमने काम करना चालू किया। तो ऐसे शुरुआत जो हुई थी वो बहुत शेयर लक है, बट पर्पस वॉज अलाइंड, राइट। पहले आप फौज में अगर आप काम कर रहे थे, तो जब आप फौज से बाहर आते हो तो यू इमीडिएटली रियलाइज, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आप अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बैंक में काम कर रहे हो, जहाँ पे कि आप लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स में आप फोकस्ड हो, तो टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री है। ऑल ऑफ अ सडन द पर्पस, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर आर देयर मोर पर्पस ड्रिवन थिंग्स व्हिच यू कैन डू, राइट, बियॉन्ड द वर्क। तो आपको रियलाइज हुआ कि ठीक है यार, एक अच्छा मौका मिल रहा है आपको, क्यों ना आप इसमें करो। तो सेम जहाँ वहाँ पे भी आप एक लार्जर पर्पस से जुड़े थे, यहाँ पे भी एक वो चाह थी अंदर की अगेन किसी लार्जर पर्पस से जुड़े। और वो नोबल पर्पस आपने चुना, प्लांटेशन। या मैं तो बोलूँगा पर्पस ने मुझे चुना। अरे वाह। हाँ, मैं तो बोलूँगा मुझे पर्पस ने चुना, राइट। मैंने नहीं चुना, पर्पस ने मुझे चुना, राइट। हाँ, मैंने जैसे फौज ने भी, मुझे लगता है कि फौज ने मुझे चुना, मतलब मैंने फौज को चुना, राइट। तो वही फीलिंग मुझे यहाँ पे भी आती है। अब चूंकि मैं इसमें हूँ, लाइक ए सोल्जर, आई एम फाइटिंग डे इन डे आउट। अब आपको जो काम मिलता है तो आप उसको बिल्कुल जिम्मेदारी से आप उठाते हो, करते हो। पहले तो मैं सिर्फ ट्रस्टी था और यहाँ पे टीम चल रही थी। अब जिससे हमारा स्किल बढ़ते गया, मुझे अपना कॉर्पोरेट का काम छोड़ के वापस आके यहाँ पे फुल टाइम इन दी एग्जीक्यूटिव चेयर भी बैठना पड़ेगा। आज की में मुझे CEO के जैसे भी काम करना है यहाँ पे, राइट। तो सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक आपने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं जी, और लगभग 60 लेक्स को रिस्टोर किया है, जो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं या किसी और वजह से। लगभग 20,000 किसानों को आपने एग्रो फार्मेसी की तरफ या एग्रो फार्मिंग की तरफ ले गए, फॉरेस्ट्री की तरफ ले गए। वो प्रोग्राम आपने किया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आपके साथ जुड़ गए हैं।
तो आपको याद आता है कि कब आपने वो पहला पेड़ लगाया था, कब आपने पहली शुरुआत की थी, व्हाट वाज द टाइमलाइन? हाँ करेक्ट, आप जब नंबर सुना रहे हो तो मुझे भी लग रहा है कि यार नंबर तो बड़े हैं बट कभी इस तरह से सोचा नहीं, क्योंकि ये कुनबा तिनका जुड़ के बनाया गया है, राइट? तो ये एक दिन में नहीं बना है। बट आई मस्ट टेल यू कि मुझे याद है, आई थिंक मेरा पहला प्लांटेशन था किसी आर्मी एरिया में ही था, क्योंकि मैं डिफेंस से था। तो उस समय में, और आज भी ये बात सही है कि आपको पेड़ लगाने के लिए ज़मीन भी चाहिए, राइट? हु आर द कस्टोडियन ऑफ द लैंड? आज की डेट में ज़मीन है किसके पास में? डिफेंस के पास में है, रेलवेज के पास में है, थोड़ा बहुत वक्फ के पास में है, राइट? दीज आर द प्लेसेस जिनके पास में ज़मीन है, तो यही कर सकते हैं, राइट? आपको इन्हीं ज़मीन पर आप काम कर सकते हो। तो हम उस समय में, और चूँकि मैं डिफेंस से था तो मेरे लिए ईजी एक्सेस था, राइट? तो मेरे ही दोस्त, मेरे ही कलीग वहाँ पे काम करते थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि अगर आप लैंड दोगे तो हम फॉरेस्ट बना देंगे यहाँ पे। एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि चलो इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है। तो वो मुझे पहले याद है, आज के में वो घना जंगल बना हुआ है बाय द वे। आर्मी सप्लाई कोर यहाँ पे जीमला में हमने मियावाकी फॉरेस्ट किया था, ऑलमोस्ट अबाउट 80,000 ट्री, राइट? वो एकदम से नहीं हुआ था, पहले तो शुरुआत छोटी थी, बट धीरे धीरे उनने भी हमको देखा कि यार ये तो अच्छे पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, अच्छे जंगल बन रहा है। तो दे आल्सो ट्रस्टेड, दे आल्सो गिव अस मोर एंड मोर लैंड, and we were able to create some good forest well within the city, right? Well within the core area. It's like creating the carbon sink, right? The entire concept of doing dense forestry is कि यार अर्बन जगह पे आप कार्बन सिंक क्रिएट आज के समय में जहाँ देखते हैं कि शहर बसते जा रहे हैं और धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो रही है, हवा, पानी, इवन लोग बीमारियों से मर रहे हैं, वहाँ पे जो आपका काम है इस तरह का फॉरेस्ट क्रिएट करना, डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करना, दैट गिव्स सम काइंड ऑफ लाइफ। हाँ तो करेक्ट, ये वी डील विद लाइफ ओनली, राइट? आई मीन मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि यार हम जो काम कर रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से जीवन को ही इम्पैक्ट करता है। ये नहीं है तो जीवन ही नहीं है, राइट? कल मैं किसी एक फोरम में बात कर रहा था, किसी ने मुझसे पूछा कि आपके लिए सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो मैं वही बोल रहा था कि सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए लाइफ है एक्चुअली, राइट? अगर आप नहीं सोचोगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, नहीं सोचोगे कि यार वसुदेव कुटुंबकम को सही मायनों में अगर आप नहीं समझोगे, राइट? वसुदेव कुटुंबकम डज नॉट मीन कि द एंटायर वर्ल्ड इज वन, राइट? द एंटायर वर्ल्ड इज श्योरली डाइवर्स, राइट? एंड देयर इज अ स्पेस फॉर डाइवर्सिटी, देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन, राइट? एंड देन द आइडिया इज कि यार आप एनिमल्स के बारे में सोचो, पेड़ के बारे में सोचो, रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर नॉट डेड एंटिटी। ए डेड एंटिटी इज वन व्हिच विल ओनली डेप्रिसिएट। एनीथिंग, कोई भी चीज जो बढ़ती है घटती है उसको वो जीवंत है, राइट? तो आप चाहे वो तालाब हैं, चाहे वो कुएं हैं, झीलें हैं, ये सब जो है मेरे हिसाब से ये जीवंत है, राइट? और एक्चुअली जीवंत है तभी इस पे बहुत सारी प्रकृति के बहुत सारी स्पीसीज जो है उस पर डिपेंडेंट है। सेम गोज विद फॉरेस्ट। अगर आप किसी भी जंगल को देखोगे वो हमेशा हरा भरा नहीं होता। आप अभी समर्स में आप जाइए, मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ, पेंच एक जगह है वहाँ पे, आप समर्स में फॉरेस्ट को देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल सूखा दिखेगा, आपको लगेगा कि ये कैसा जंगल है, राइट? हरा भरा दिख ही नहीं रहा है। जंगल हमेशा हरे भरे नहीं होते, राइट? सीजन के हिसाब से जंगल भी जीवंत होते हैं, राइट? तो मेरा कहने का मतलब वही था कि इस लाइफ, राइट, हमको देखना है कि अगर आप इनको नहीं सेफगार्ड करेंगे तो आप इनडायरेक्टली अपनी ही लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे। और वो पहले तो इतना विजिबल था नहीं, बट आज के में मोर एंड मोर इट्स बिकमिंग विजिबल। आज बोलने की जरूरत नहीं है, आज पॉल्यूशन फील हो रहा है कि किस तरीके से आज पॉल्यूशन बोर्ड रूम सब्जेक्ट नहीं रह गया। आज एक्चुअली में फील्ड में लोग इसके बारे में बात करते हैं, लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं, राइट? लोग इलेक्शन जीतते हारते हैं। दिल्ली में आज की डेट में इलेक्शन जीते हारे जा रहे हैं, यमुना कब क्लीन होगी या फिर यमुना क्यों नहीं क्लीन होगी। आई थिंक कि जब पहली बार इस चीज को लेकर के इम्पैक्ट इतना आने वाले समय में जैसा मैं देखता हूँ जी, जैसे आज की डेट में बहुत सारे मुद्दे हैं, राइट जी? जब हम बहुत ही डेवलप हो रहे थे, राइट, आज़ादी के बाद की बात मान लो, राइट, उसमें चुनाव आप जीत जाते थे गरीबी के ऊपर, राइट? गरीबी हटाओ के बेसिस पे आप चुनाव जीत सकते थे, राइट? फिर धीरे धीरे अस्मिता, देश की सुरक्षा, राइट, इसके बेसिस पे चुनाव जीते जाते हैं। बिल्कुल आने वाले समय में चुनाव जीते जाएंगे आपके पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जो सरकार पर्यावरण पे अच्छा काम कर पाएगी, जो सरकार उस एरिया के फॉरेस्ट को मेंटेन कर पाएगी, उस एरिया की झीलों को मेंटेन कर पाएगी, वाटर की अवेलेबिलिटी सबके पास होगी, लोग स्ट्रॉ जैसे धरती को चूस नहीं रहे होंगे, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रेडिट एंड डेबिट बेस्ड कंजम्पशन, बोरवेल इज आई कंसिडर क्रेडिट बेस्ड कंजम्पशन, राइट? इस क्रेडिट कार्ड जैसे स्वाइप करने जैसा है बोरवेल से पानी पीना,
राइट। लेकिन जब आप इकट्ठा करते हो, संचय करते हो किसी तालाब में, किसी कुएं में, संचित पानी को जब आप पीते हो, ये डेबिट है। मतलब डेबिट कार्ड कैसे होता है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में इकट्ठा होता है, फिर आप उसको यूज करते हो, राइट। तो आपका कुएं का पानी जो था वो डेबिट इकोनॉमी थी, आपका तालाब का पानी डेबिट इकोनॉमी थी, राइट। आप धरती से निकाल नहीं रहे थे, वो वहाँ इकट्ठा था, वो इकट्ठा था। आपने बारिश आपने खुद इकट्ठा किया, आपने मन वो बनाया, आपने इकट्ठा किया, आपने खुद मेहनत की, आपने खुद तालाब बनाए, खुद कुएं बनाए, और उसका पानी आप पीते थे, उसी के पानी से सब कुछ चल रहा था। बस आज के में देखो सब हर जगह आप देखोगे बोरवेल आ रहे हैं। हाँ। ये बोरवेल तो क्रेडिट है, आप उधार ले रहे हो कहीं से। ये धीरे 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 कई सालों में जो पानी नीचे गया है, आपने उसको निकाल लिया, राइट। तो वो उस फेज से हम सबको बाहर निकलना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि आज लगभग 13 साल हो गए आपकी इस ट्रस्ट को बहुत सुंदर तरीके से रन करते हुए। 2013 में आपने शुरू किया था। क्या आप सोचते हैं कि अगर आज सेज ट्रीज का पूरा वर्क है वो जीरो हो जाए और मुझे दोबारा से शुरू करना पड़े, तो क्या मैं ऐसे ही शुरू करूंगा जैसे मैंने शुरू किया था, और आप कुछ और चेंजेस लाना चाहेंगे अपने पिछले प्रयासों में? सो जस्ट टू करेक्ट, 2013 नहीं 2007 ही मानेंगे हम इसे, जी, राइट। क्योंकि जब घर बनता है तो शुरुआती दिनों में जो ईंटें रखी जाती हैं घर में बनाने में, वो दिखती नहीं, वो नींव में होती है, राइट। वो गड्ढा खोद के आप उसमें ईंटें रखते जाते हो, एक समय बाद फिर घर दिखता है, राइट। तो 2013 के बाद में घर दिखना चालू हुआ, आप ऐसे समझिए, राइट। तो शुरुआती दिनों में जैसे जो है 2007 से जो कपिल ने मेहनत की, फिर 2011 में आके मैं जुड़ा, राइट, और हम दोनों लोगों ने मिलने जो वो सब नींव बन रही थी। 2013 में तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई थी, राइट। बट जो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि मकान की ईंटें जो है वो नींव के ऊपर जब उठता है तब दिखना चालू होती है, नींव के नीचे की दिखती नहीं है, राइट। तो 2007 से 2013 तक भी बहुत सारा काम हुआ था, वो नींव बनाने का ये काम था, राइट। तो हम लोग जिस तरह के लोग हैं वो मकान किराए वाले मकान में रहने वाले आदि नहीं है। तो अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो हम फिर से मकान बना लेंगे। सो गुड, राइट। तो हमने ऐसा नहीं है कि मकान खरीदा है या मकान किराए से लिया है और कल के वो मकान टूट गया तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे, हम मकान बनाएंगे, राइट। हमने पहले भी मकान बनाया है, हमारे साथ में साथी होना चाहिए। कपिल था, राइट, कपिल है अभी भी। तो अब जैसे वो बना रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं यूएस में, अरे राइट, तो यूएस में भी हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब चीजें अगर नहीं भी होगी तो इसको फिर से शुरुआत किया जा सकता है। क्या क्षेत्र यही रहेगा या क्षेत्र यह नहीं रहेगा या कुछ और क्षेत्र रहेगा, ये डिपेंड करेगा उस समय की परिस्थितियां क्या है। जब हम पेड़ों के बारे में हमने काम करना चालू किया तो पेड़ या एनवायरमेंट सबसे ज्यादा दिख रहा था, राइट। बेंगलोर IT सिटी बना था रिसेंटली, उसी समय आपका पूरा रोडें बड़ी हो रही थी, नई नई कंपनी बन रही थी, उनके हेड ऑफिस सेटअप हो रहे थे, राइट। तो यही तो समय था, तो इस समय सबसे ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे। तो दिख रहा हमें बिल्कुल क्लियर कि ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यार हमारे सामने। तो अब आप एक्टिविस्ट तो हो नहीं कि आप जाके वहाँ पे धरना दोगे और रोक दोगे, राइट। आई एम नॉट सेइंग एक्टिविस्ट, वो शायद बहुत ज्यादा काम भी नहीं करता है जिस तरह की। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिविज्म बुरा है, नहीं है। हम एक्टिविज्म नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे काम करने वाले आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे। हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ठीक है यार कि हम पेड़ लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, क्या मैं पेड़ों को बचा सकता हूँ, राइट। उस पे ज्यादा फोकस हम लोग करते हैं। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हम दोबारा भी बहुत खूबसूरत। सर, अभी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग हर साल लगभग 16 लाख हेक्टेयर जमीन से पेड़ काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर। तो कई बार आपको अपने इस काम को करते हुए लगता नहीं है कि हम एक तरफ इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, या उसमें हमारा छोटा सा प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शायद नासमझी में या बिना इस चीज को देखे आगे भविष्य कितना खराब होगा अगर प्रकृति नहीं बचे। तो इतनी तेजी से जो डेवलपमेंट के नाम पे चेंज हो रहा है, कई बार दुख नहीं होता? इसमें मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, जी, राइट। अगर वो इशू हैंडल हो गया तो आई एम श्योर कि बाकी लोग भी ये नहीं करेंगे, राइट। आज के डेट में आपके लिए क्या जरूरी है किस जगह पे, वो देखना बहुत, और वो इसलिए सरकारें होती हैं, सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं, राइट। सरकारें तो जनता की आवाज़ होती है। अब जब मान लो यहाँ पे जिस जमाने में 2007 में 8 या फिर पहले जब IT रिवॉल्यूशन के नाम पे बहुत सारी कंपनियां सेटअप हो रही थी और बहुत सारी कंपनियों के लिए जगह दी जा रही थी और उसके लिए भी पेड़ काटे गए, राइट। बट आज की डेट में आपके लिए कर्नाटका का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेवेन्यू सोर्स इज बेंगलुरु, राइट। दैट हैज हैपेंड बिकॉज यू हैव
enabled all of this, right? तो मुझे ये लगता है कि हमको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जब आप किसी पेड़ को काटते हो, उसके बदले कुछ और बनाते हो या रोड को वाइडन करते हो, तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आज के डेट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेक्टली इवेल्युएट नहीं होती कि अगर मैं इस पेड़ को रहने देता और उससे लोगों को ट्रैफिक का थोड़ा सा दिक्कत होता, राइट नाउ इससे ट्रेड ऑफ, राइट, बिटवीन द टू। Exactly. दोनों चीजों में जनता को तकलीफ है। पेड़ नहीं होगा तो भी जनता को तकलीफ है, पेड़ होगा और उसके चक्कर में रोड नैरो है, जो कि आप बेंगलोर अभी आप ट्रैफिक से आए हैं तो आपने नोटिस किया होगा, राइट, कि सब बोलते हैं कि बेंगलोर में रोड काफी नैरो है, छोटे हैं, बड़े शहरों में के हिसाब से रोड नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप बड़ा करने की कोशिश करो तो पेड़ कटेंगे, राइट। जैसा आप मुंबई में अभी आप सुन रहे हैं रिसेंटली कि इतने सारे मैंग्रोव्स जो कटने वाले हैं, राइट। एग्जैक्टली। तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट होता है, एंड दैट डिसीजन मेकिंग पॉइंट शुड बी मोर इन्फॉर्म्ड इज माय इशू। आज के दिन मुझे लगता है वो मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार के पास में वो शायद माध्यम नहीं है जिसके थ्रू आप ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या एनालिटिक्स या फिर डेटा पॉइंट हो जिससे पता चले कि यार आप ये करने की कोशिश तो कर रहे हो बट इससे लॉन्ग टर्म में ये लॉसेस है। एग्जैक्टली, राइट। सो शायद ऐसा हो सके कि मैं किसी भी कॉर्पोरेट को बोलूँ कि सर आप बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, आपको यहाँ पर हमने जगह दी थी, अगली जगह मैं आपको यहाँ नहीं दूंगा, आप दूसरा एक टाउन है वहाँ पे जाइए। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट को भी शिफ्ट कर दिया दूसरे टाउन में, मैंने पेड़ को भी बचा लिया, पेड़ को बचा, राइट। अब ये करने के लिए बेसिकली देयर हैज टू समबडी हु हैज टू वेयर, बिकॉज ये कॉर्पोरेट बोल सकता है कि भाई ऐसा है तो फिर मैं दूसरे स्टेट जा रहा हूँ। इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम ऑल्सो, राइट। बहुत सारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स भी कम्पीट करते हैं एक दूसरे से बिल्कुल फॉर द सेम बिजनेस। वहाँ से दूसरा स्टेट आपको बोलेगा कि आप आइए सर, आपको पूरी जमीन देता हूँ, एक ही जगह पे ऑफिस बनाइए, आप क्यों आप 10 जगह बनाएंगे, राइट। तो देयर आर वेरी कॉम्प्लेक्सिटीज एटलीस्ट इन द कंट्रीज लाइक इंडिया, एंड इसको एक मोनोक्रोम लेंस के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कि अरे पेड़ कटने चाहिए या पेड़ नहीं कटने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ स्पेस फॉर वेरी इन्फॉर्म्ड कंसल्टिंग, राइट, टू कम इनटू एंड हेल्प गवर्नमेंट टेक द राइट डिसीजंस। सही निर्णय लेने के लिए कंसल्टिंग स्पेस बनाने की जरूरत है जिससे इन्फॉर्म डिसीजन हो। वो इन्फॉर्म डिसीजन ये भी हो सकता है कि पेड़ शायद काटने की जरूरत है यहाँ पे, वो इन्फॉर्म डिसीजन ये भी हो सकता है कि नहीं हम ये यहाँ नहीं कर सकते। सर एज यू सी, आपने अभी कुछ चीज़ों का जिक्र किया कि इन्फॉर्म डिसीजन और कैसे एक अथॉरिटी, बट आई जस्ट सॉरी, मैं एक पुरानी चीज में ऐड करना, आपने पूछा था कि क्या मुझे दुख होता, ऑफ कोर्स दुख होता है, उसका आंसर तो सिंपल है। और मुझे दुख होता है की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ सबको दुख होता है। मेरे पास में सबसे ज्यादा ईमेल ये आते हैं कि सर मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ था, वो रोड में उग गया था, अभी वो लोग काट रहे हैं, कैन यू सेव इट। और फिर बाद में मुझे पता चलता है कि उन्हीं लोगों ने और सब लोगों ने साइन करके भेजा होता है कि सर हमारी रोड में भी प्रॉब्लम है, रोड से जा नहीं पाते हैं। ऑफ की उन्होंने फिर ये देखा कि क्या जरूरी है, रोड ज्यादा जरूरी है कि पेड़। ऑफ कोर्स दुख है, राइट, ऑफ कोर्स एक ट्रेड ऑफ है। In urban spaces there would always be trade-off between both of them, and informed decision currently कोई ले नहीं पा रहा because sufficient science and sufficient forecasting of the impact is not being made available. ये मैं ऐसे देखता हूँ सर, जैसे आपने अभी चाइना का जिक्र सुना होगा, बीजिंग और दिल्ली लगभग एक तरीके का पॉल्यूटेड या एक तरह की जियोपॉलिटिक्स से होकर गुजर रहे थे। 10 साल में बीजिंग और शायद उनकी अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया कि बीजिंग बहुत पोल्यूटेड है, उसको चेंज करना चाहिए। 10 साल में उन्होंने उसको रिवर्स किया। अपना भारत, दिल्ली जैसे बड़े शहर अभी वो करने में पूरी तरीके से नाकामयाब है। और लांसेट रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 16 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से हर साल, छोटे बच्चे या एज्ड जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, वो कई बार इस दुर्घटना का शिकार होते हैं, मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके काम को कैसे इफेक्ट करती हैं? जहां आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा हम ट्रीज लगाएं, बहुत ज्यादा फिर से चीजों को रिस्टोर करें, दोबारा से लोगों को नेचर की वैल्यू समझाएं, वहीं अथॉरिटीज अभी शायद आपके लिए उतना हेल्पफुल ना होती। क्या ऐसा होता है इन योर वर्क especially? नहीं, so it is otherwise. Problem is not because the authorities helpful नहीं है, वो समस्या नहीं है एक्चुअली, मैं तो फेस नहीं कर रहा हूँ, राइट। हम दिल्ली में भी काम करते हैं,
राइट। हमने गुड़गांव में भी काम किया है, हमने नोएडा में भी काम किया है, राइट। हमारे मियावाकी फॉरेस्ट नोएडा में भी है, हमारे मियावाकी फॉरेस्ट गुड़गांव में भी है। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड यू लैंड फॉर दैट? Of course, government provides. Okay. Otherwise, कहाँ हम लगाएं, right? तो अगर आप देखोगे, at least in north, the land is provided by the government only, right? Either the पंचायत, in fact, अब भी थोड़े दिनों बाद में मुझे पुणे जाना है, बिकॉज पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में मेरे को MOU करना है, राइट। तो इस तरह से और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कि सरकारें आ रही हैं। देखो सरकार का भी दिक्कत क्या है इसमें, बहुत सारे लोग शायद काम करने की इच्छा रखते हैं, काम करना चाहते हैं, बट जब काम करते हैं तो इतना क्वालिटी का काम नहीं कर पाते। इंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नॉलेज का भी बात होती है, साइंस की भी बात होती है। मैं अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट नहीं कहता हूँ, राइट। आई कंसीडर माई सेल्फ एज कि यार मैं सबको साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और इस पूरी साथ लाने की प्रोसेस में जो इतने सालों चल रही है, थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कीचड़ पे वो तो लग जाता है, वैसे थोड़ा सा नॉलेज अपन को भी आ गया है, राइट। इस तरह से सिचुएशन में अपन है। बट डू आई डिजाइन द प्रोग्राम? आई डोंट डिजाइन द प्रोग्राम, राइट। जिसमें फिर भी हेल्प लेता हूँ किसी की कि यार देखो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इस तरह का एरिया है, कोई जाएगा सॉइल टेस्टिंग करेगा, सॉइल टेस्टिंग के बेसिस पर पता चलेगा कि भाई इस सॉइल पे तो ये चीज़ों की कमी है, चलो ये चीजें करना पड़ेगा, फिर आप प्लांटेशन प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। तो सरकारों को कई बार उस तरह के एक्सपर्ट्स वो हेजिटेशन जो होती है ना कि यार मैं इसको दूं कि नहीं दूं, वो इसलिए भी होती है कि उनको ये श्योर नहीं होता है कि क्या ये एक्सपर्ट है। अनलाइक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जहाँ पे कि हिस्टोरिकल डेटाबेस रहता है कि LLD है, ये प्रेस्टीज है, इनका बहुत साल का पुराना काम है, तो सरकारों को भी दिक्कत नहीं होती है। अरे हाँ ये काम किया, इन्हें पहले भी ब्रिज बनाया है, इन्हें पहले भी ये बनाया, पहले भी फॉरेस्ट बनाया वाले लोग थोड़े से कम होते हैं, राइट, जो दिखा सकेंगे हाँ देखो मैंने पहले भी फॉरेस्ट बनाया है। बट अब धीरे धीरे चूंकि, और ये क्यों नहीं था पहले, क्योंकि पहले फॉरेस्ट थे, तो कोई क्यों बनाएगा जो चीज पहले थी, और जब कटने लगी तो लोग उस फील्ड में घुसे। तो ये फील्ड अभी भी मेरे हिसाब से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर ट्रस्टेड पीपल, दे आर साइनिंग the MOUs with everyone. I cannot name but आप ये चेंज देख रहे हैं धीरे धीरे? हाँ, जैसे हमने साइन किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, हमारा MOU है, राइट, विद MNREGS डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट। हमारा MOU साइन है फॉर द सेम प्लांटेशन लगाने के लिए और वाटर कंजर्वेशन पे काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर क्रेडिबिलिटी है आपकी, अगर आपके पास में साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन एंड द प्रोग्राम डिजाइन अवेलेबल है, तो सरकार तो ढूंढ ही रही ना। वो उनके पास भी ये इशू है ना, इशू उनके पास बजट का भी है, बिल्कुल, राइट। आज की डेट में इन मेनी ऑफ द स्टेट्स द फंड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर लॉट ऑफ द स्कीम्स आइदर रिलेटेड टू द वुमेन और पुअर, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट्स राइट और रॉन्ग, इट्स रिक्वायर्ड, तभी वो वहाँ पे खर्च कर रही है सरकार, राइट। सरकार तो जनता की नुमाइंदगी कर रही है, तो उन स्कीमों में खर्च करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि इसके लिए फंड ही नहीं है, तो वो तो मोर देन वेलकम रहते हैं ना कि अगर आप आके काम करने के लिए तैयार होते हो, उनको क्या दिक्कत है। अच्छा है कि आप आ रहे हो, आप CSR से फंड लाते हो, राइट, आप गवर्नमेंट से फंड लेते नहीं हो, आप उनके लिए एक अच्छा काम कर देते हो, तो दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प यू देयर। द गैप इज ओनली अबाउट द टेक्निकलिटीज एंड द नॉलेज। इफ यू आर एबल टू ब्रिज इट, अगर आप ब्रिज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड से, तो सरकारें साथ देने में पीछे नहीं हटती। सर आई थिंक ऑफ वन क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, नेवी से, एंड एज ए स्ट्रक्चर्ड आर्मी पर्सन समटाइम्स यू सी कि पनिशमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है अगर कोई आदमी अपनी डिसिप्लिन से बाहर निकलता है। व्हेन यू सी कि 16 लाख लोग हर साल पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं, एंड दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज ए वेरी क्रिटिकल इशू। इन द सेम टाइम आर्मी में अगर कुछ लोग अटैक्ड होते हैं बाहर से, दैट इज टेकन रियली एज ए नेशनल टेरर कि बाहर के देश ने हम पे अटैक किया, बट पोल्यूशन इज नॉट टेकन इन दैट। उसका एक कारण है, क्योंकि 2 इश्यूज मुझे दिखते हैं इसमें। पहली बात तो जो आप डेथ्स को, ये जो पॉल्यूशन से डेथ होती भी है ना, उनको रीजन ऑफ डेथ में डायरेक्टली एसोसिएट नहीं हो पाती वो पॉल्यूशन से। जैसे मान लो किसी को पॉल्यूशन का इशू था और उसके चक्कर में उसको हार्ट रिलेटेड इशू हो गया, वो मर गया, कुछ हो गया, एंड देन फॉर व्हाटएवर रीजंस, राइट, तो डेथ का रीजन हो जाएगा कि यार कार्डियो इशू था या फिर हार्ट रिलेटेड इशू थे, या फिर डायरेक्टली करेक्टली लिंक करना ना एट द टाइम ऑफ वो जो रीजन दिखता है ना, कोई कहीं मुझे नहीं पता, कोई कहीं पे किसी के डेथ सर्टिफिकेट में लिखा रीजन लिखा है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन। इट शुड बी लाइक दिस, इजंट इट? It should be. I'm saying again, so which means कि science also has to be really strong enough to link it, right? Link it to that, right? अब for example अगर आप बोलोगे कि smoke
इन द लंग्स, राइट? दिल्ली का प्रॉब्लम है, राइट? दिल्ली में लोग बोलते रहते हैं डिफरेंट डेटा है, मुझे पता नहीं कितना सही है कि 20 सिगरेट के समान है वहाँ पे जो धुआं है, राइट? कि आप 20 सिगरेट पीने जैसा धुआं दिल्ली में है। अब वो डेटा कितना सही है गलत है, पर पॉइंट ये है कि कोई अगर वहाँ सिगरेट पी रहा है और उसकी सिगरेट से डेथ होती है मान लो, राइट? तो स्टिल कैन बी प्रूवन बिकॉज ही इज स्मोकर एंड ही वुड हैव डिक्लेयर्ड समवेयर ही इज स्मोकर एंड बिकॉज ऑफ इट समथिंग। दूसरा केस अगर आएगा और इसके लंग में भी इसी तरह का कचरा है, आई डाउट कि देयर इज एनी डॉक्टर हु इज राइटिंग कि दिस इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट और बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज। वो मुझे लगता नहीं कि आज के डेट में हो रहा है, क्योंकि वो अगर वो होगा तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। एंड दैट शुड बी बिकॉज पोल्यूशन इज अ चॉइस, ये हमें प्रकृति ने नहीं दिया। इफ यू सी अगर तो आप इसमें लेकिन एक और कैच है जी, देखो आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप स्मोकर हैं, आप ड्रिंकर हैं जी, बहुत कुछ आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, राइट? आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट? क्योंकि आपकी जॉब है, आप जॉब करते हैं वहाँ पे, तो इज इट दैट कि सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज नो, क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि ट्रैफिक नहीं है ज्यादा बेंगलोर में, हम खुद ही ट्रैफिक है, बिल्कुल, राइट? यू आर ट्रैफिक, एवरीवन इज स्टक इन दी कार, हर आदमी एक कार में बैठा हुआ है, राइट? और बाकी लोग नहीं बैठे हुए हैं, सिंगल जा रहा है और ट्रैफिक की कंप्लेन कर रहा है। ट्रैफिक कौन है? आप हो भाई। तो पॉल्यूशन किससे पॉल्यूशन हो रहा है? क्या हमारी लाइफस्टाइल है? क्या मैं हर प्रोसेस में वेस्ट जनरेट करता हूँ? सबको कचरा देख के गुस्सा आता है, राइट? पर जब मैं खाता हूँ तो क्या मैं पहले के जमाने में जब आप केले के पत्ते में खाते थे, राइट? तो आप खाते थे, पत्ता भी जाता था, पत्ता भी कंज्यूम हो गया, आपने कुछ वेस्ट, देयर इज नो जीरो वेस्ट जनरेशन प्रोसेस, राइट? आपकी प्रोसेस तो ऐसी होनी चाहिए। क्या मैं अपने जीवन में हर जो भी चीजें करता हूँ, क्या मैं उस तरह की चीजें कर रहा हूँ जिससे ये वेस्ट जनरेशन बिल्कुल मिनिमाइज्ड हो, जीरो? तो इन ए वे ऑल द पॉल्यूशन, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि देखो ये सरकार की गलती थी या फिर इसकी गलती थी या उसकी गलती थी, हाँ, सरकार को किस पे ध्यान देना चाहिए? और यहाँ पे आता है आपका पेनाल्टी, राइट? अब पेनाल्टी क्या है? आप कोई आदमी है, राइट? आपको पता है कि यार ये आदमी डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता कचरे को सेग्रीगेट करने का, बेंगलुरु में फाइन है। सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि भैया आप सोसाइटी में रहते हो और अगर आपने आपके सोसाइटी से कचरा आया जिसमें ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट मिक्स हो गया है तो मैं आपको 50,000 की पेनाल्टी है, राइट? There is some certain amount. I'm just giving some number. Now this is a punishment which you're talking about, right? For sure there is a space and this is the role of the government to enforce. लोग हेलमेट पहनते हैं कुछ शहरों में, कुछ शहरों में नहीं पहनते। आप मेरे होम टाउन आइए जबलपुर में, आपको कोई हेलमेट पहना नहीं दिखेगा। कानून तो सेम है, राइट? सरकार ने तो कानून बना दिया है, एनफोर्समेंट इज द इशू। तो ऐसा नहीं कि आज पर्यावरण के रिलेटेड कानून नहीं है या पॉल्यूशन से आपको क्या लग रहा है कि जो गंगा नदी में जितना भी पॉल्यूशन डाल रहे हैं लोग, वहाँ गंगा नदी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, इसके लिए कानून एग्जिस्ट नहीं करता? कानून तो करता है एग्जिस्ट। यमुना गंदी हुई तो क्या कोई कानून है जो समर्थन कर रहा है इस गंदगी का? नहीं कर रहा है। सारे कानून एग्जिस्ट कर रहे हैं बट इंडिविजुअल अवेयरनेस नहीं है। और अगर मास लेवल पे अवेयरनेस नहीं है ना तो एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। एनफोर्समेंट होता है एक दो लोगों का। मैं क्राइम कंट्रोल कर सकता हूँ, क्राइम एक दो लोग करते हैं, पूरा समाज क्राइम नहीं कर रहा था, एक दो लोग। तो कंट्रोल करना आसान है, पनिशमेंट की प्रोसेस आसान है, जेल भी है, सब कुछ है। बट जिस काम को सब कर रहे हैं और हर आदमी पान खा के थूक रहा होगा किसी जगह पे, वो एनफोर्स करने में थोड़ी मुश्किल होती है। सो एज अ आर्मी पर्सन आप इसको कई बार सोचते होंगे कि इसका ये सोल्यूशन वर्क करेगा, ये सोल्यूशन वर्क करेगा। सेट एन एग्जांपल कि एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा खराबी कर रहा है या एटलीस्ट हमारी ही अथॉरिटी में या हमारे ही चूजन लीडर्स में कोई आदमी इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहा है। हाउ यू थिंक कि कैसे एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके जिससे तो मुझे को संरक्षित करने का? करेक्ट। तो मुझे लगता है मतलब 2-3 आइडियाज हैं मेरे पास में जो मुझे लगते हैं कि यार इन्फोर्स अगर हो जाए तो शायद बेटर होगा। जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि यार ये जो यंग माइंड है ना उसको पहले पकड़ो। इंडिया वैसे भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टिल ए यंग कंट्री, राइट? छोड़ो कुछ लोगों को जो पुराने हो चुके हैं और उनकी आदत हो गई है पान खा के थूकना है उनको, या फिर जिनको अपना कचरा फेंकना है और जिनको सिखाना है बहुत मुश्किल, उनको पनिशमेंट भी दे नहीं सकता, जेल में डाल नहीं सकता, बहुत सारे चैलेंजेस है, राइट? उनको छोड़ दो। सबसे पहले यंग माइंड्स पकड़ो। स्कूल, अर्ली एजुकेशन ऑन हाइजीन, अर्ली एजुकेशन ऑन क्लीनिनेस, राइट? नॉट जनरेटिंग वेस्ट, खाना नहीं फेंकना, ये अर्ली हैबिट्स हैं। एनवायरनमेंट जो है नॉट बी टॉट, आई एम नॉट सेइंग कि इसको फिर से इसका भी एक किताब बना दो उसको पढ़ाओ। प्रैक्टिस्ड। आई वाज इन ए बोर्डिंग स्कूल, राइट? मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ मैं। हमारे स्कूल में बारी बारी से हम अपने टॉयलेट साफ करते थे। थोड़े दिन पहले मैंने किसी पेपर में पढ़ा जहाँ पे कि मैंने देखा कि विरोध था कुछ कि यार बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जाए। क्या दिक्कत है इसमें? एग्जैक्टली क्या दिक्कत है इसमें? टॉयलेट भी तो बच्चे यूज करते हैं। मैं चाहूंगा कि यार मैंने किया है,
अपने स्कूल में, बिकॉज इससे बोर्डिंग स्कूल तो शायद वो मुद्दा नहीं बना, कोई कंप्लेन नहीं बनी, और हमको लगा कि ये तो हमारा टॉयलेट है, हमारा घर है। हम अपने स्कूल में, अपने डॉर्मेटरी में हम झाड़ू लगाते थे, पोछा करते थे, सबकी बारी आती थी, इतने सारे बच्चे होते थे तो महीने में एक बार बारी आती थी। और जब आपका घर होगा तो आप करते तो हो, आप करेंगे। तो स्कूल में क्यों नहीं सिखाते आप? स्कूल में आप स्पोर्ट्स सिखाते हो। आप कितने स्कूल हैं जो कि बच्चों को सीड से पेड़ की जर्नी सिखाते हैं? पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा हर स्कूल में बिफोर ही पासेस आउट, लेट्स से 12th तक, अगर वो एक सीट पकड़े और उसको बड़ा करने में योगदान करे, वो कहीं भी करे। जो आज तो जियो टैगिंग अवेलेबल है, हर पेड़ को आप जियो टैग कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि आपका पेड़ है, कोई दूसरा ले नहीं पाएगा, राइट? तो क्यों नहीं करता इसको? So good, sir. You're telling a very unique way how it can change the youth mind. जो बच्चा बीज से पेड़ की बनने की जर्नी देखेगा मतलब वो खुद करेगा, वो बच्चा कभी पेड़ नहीं काटेगा। Oh, nice. पेड़ काट तब दर्द समझ में आएगा। आप एक पेड़ उगाओ और वो पेड़ अगर 6 महीने 7 महीने बाद इतना बड़ा होगा, आप उससे आप बोलो बच्चे को कि आप काट देते, उसको काट के दिखाए बच्चे को सिर्फ ये बोलो कि ये ले सीड ले, एक गमले में लगा, उस गमले को वो बार बार जा के पानी डालेगा, उसको बार बार जाके देखेगा, उसको काटने के लिए बोले वो आपसे लड़ लेगा। ये कैसे बनेगा? ये तब बनेगा जब बच्चों को वो एम्पैथी आएगी। एम्पैथी कब आएगी? जब उससे कनेक्टिविटी होगी। आज के में बच्चे का कोई कनेक्ट है नहीं पेड़ से के साथ ना, तो वो चढ़ता है आम तोड़ने के लिए। हमारे जमाने में तो हम चढ़ते भी थे आम पेड़ में, राइट? इनके जो जमाना है उन्होंने तो कभी पेड़ चढ़े भी नहीं। पेड़ से क्या कनेक्टिविटी है? वो तो किताबों में लिखा है कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, हमारा पर्सनली उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं। एग्जैक्टली। सो वो पर्सनल कनेक्ट हैज टू बी बिल्ट इन, एंड स्कूल्स आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्पोर्ट्स का पीरियड होता है वैसे एनवायरमेंट स्पेसिफिक और द ESG जिसे कहते हैं, राइट, सोशल गवर्नेंस, और इसका भी एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। स्पोर्ट्स पढ़ाते नहीं ना, स्पोर्ट्स कोई आपको पढ़ाता नहीं है। आप स्पोर्ट्स पीरियड में क्या होता है, लड़के सब बच्चे बाहर आते हैं, खेलना चालू कर देते हैं। वैसा ही होना चाहिए फॉर एनवायरमेंट। क्लासेस नहीं चाहिए, राइट? या तो किसी जंगल में जाएं, देखें, वहाँ पे जाके सहभागिता दें, अपना पेड़ लगाएं, उसको हर महीने आके चेक करें, भले कोई दूसरा पानी दे, बीच में आके वो करें। हमारे पास में केसेस हैं बाय द वे। हमारे सोशल मीडिया में एक पोस्ट है, अगर आप देखोगे तो देखना जी। देयर इज दिस लेडी, शीबा नाम है उनका, तो वो अपने बच्चे के साथ में हमारे साथ में प्लांटेशन करने के लिए आती थी। अब उनका बच्चा आज 18 ईयर्स का हो गया है, वो पेड़ तो बड़ा हो ही गया जिसके लिए आपने देखा। हाँ, तो वो जब 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई तो फिर से हमारे साइड पे आई पेड़ लगाने के लिए। अभी आज के में दिक्कत क्या है शहरों में, आप कहीं भी पेड़ नहीं लगा सकते। आप लगा दोगे तो थोड़ी देर बाद काटना पड़ेगा, क्योंकि न्यूसेंस भी बन सकता है, राइट? पेड़ों के लिए भी अपनी जगह होनी चाहिए, उनको भी जगह चाहिए होती है, राइट? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास में आते हैं, राइट, कि हमको अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मेरे पास में एक केस है जहाँ पे कि एक ओल्ड लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इन द मेमोरी ऑफ द हस्बैंड शी प्लांटेड सर्टेन नंबर ऑफ ट्रीज विद अस एंड शी लुक्ड इनटू इट कि कब मिलेंगे मुझे वो सर्टिफिकेट, इन द सेंस हैज ए वो जीपीएस कोऑर्डिनेट होता है ट्री का, कहाँ लगा है और कौन सा पेड़ है, पेड़ का नाम क्या, लोकेशन कहता है कि कोई जाना चाहे तो विजिट कर सकता है। वो एग्जैक्टली इसी चीज से मुझे याद आया, हमारे अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही एंथुसियास्ट और ग्रीन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने भी ऐसे शहीदों के नाम पर, जो कारगिल के शहीद हुए उनके नाम पर एक पूरा फॉरेस्ट बनाया और एक एक पेड़ उन शहीदों के परिवारों को बुला करके उनके शहीद बच्चों के नाम या पति या जो भी रहे होंगे उनके नाम से उन्होंने कुछ जोड़ा, और आज भी वो लोग आते हैं और उसके साथ एक कनेक्ट फील करते हैं, जो आप बोल रहे हैं। करेक्ट। तो कनेक्शन जो लोग बिल्ड करना जरूरी। तो जो लोग पेड़ नहीं लगा सकते हैं, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिकॉज जिस एरिया में हैं वहाँ पे पेड़ लगाने की जगह नहीं है, वो इस तरह के प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, राइट? बट आई एम कमिंग बैक टू द फर्स्ट वाला पार्ट जो आपने पूछा था कि कैसे ये चेंज हो सकता है। तो मैंने यंग माइंड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको एक उदाहरण दिया। दूसरा जो है विज्ञान बहुत काम आएगा इस पे, राइट? आज के डेट में काम ऐसा नहीं हो रहा होता है। एक तो काम करने की कई बार नीयत सही नहीं होती है, और अगर नीयत सही होती है तो विज्ञान का बैकिंग नहीं होता है, तो आप करते हो लेकिन वो फेल हो जाता है, राइट? और तीसरा है कि उसको ट्रैक करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो इफ लेट्स से हर पेड़ जो लगता है, लाखों करोड़ों पेड़ लगते हैं, राइट, हर साल, पर ऐसा क्यों होता है कि हम हर साल फिर से बात करते रहते हैं इस साल भी लगाएंगे करोड़, इस साल पुराने कहाँ गए, राइट? तो अगर कोई डैशबोर्ड है, अगर कोई जियो टैगिंग है, एंड आई एम ओके, अगर सर्वाइवल कम है तो वो दिक्कत नहीं है, मुझे सर्वाइवल का इशू नहीं है। सर्वाइवल इज ए मैटर ऑफ टेरेन।
अब किसी टफ टेरेन में आप काम करोगे तो सर्वाइवल आपका कम होगा। बिल्कुल। एंड यू शुड बी ओके विद इट कि आप एक साल में थोड़ा फतेह करनी है आपको। आपने 100 पेड़ लगाए, उसमें से आपके 30 जिंदा रहे, आपके 70 मर गए, कोई बात नहीं, अगले साल फिर लगाएंगे, फिर उसमें से सर्वाइव होंगे 30 होगा। एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपके 100 पेड़ जिंदा होंगे। तो इशू इज नॉट अबाउट द सर्वाइवल, राइट? इशू इज अबाउट finding the right method of, let's say, the plantation. I'm just giving the example of plantation, right? Backing it with the right science and then tracking it with some kind of a dashboard, satellite or drone, and bringing in great degree of trust and transparency. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये चेंज लेके आना है। आज के डेट में लोग विश्वास नहीं करते। आप काम किया तो एटलीस्ट उसके आउटकम तक उसको फोर्स किया। अब जैसे आपने बोला कि हमने 1 करोड़ पेड़ लगाए, राइट? उसमें से 5 मिलियन प्लस तो हमने इस साल लगाए। Almost 50% of this has been planted this last year, मतलब last financial year, right? For one of the big corporate, right? Infosys का एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है जिसमें हम पार्टनरशिप में, राइट? उसमें हम 10,000 फार्मर्स के साथ में 10,000 प्लस फार्मर्स के साथ में काम कर रहे हैं और हमने एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के थ्रू ये पेड़ लगाए हैं, राइट? हाउ आर वी ट्रैकिंग इट? वी आर ट्रैकिंग इट बिकॉज देयर इज अ ग्राउंड फोर्स। फील्ड कोऑर्डिनेटर है जो कि उन पेड़ों को देखता है, महीने में एक बार फार्मर से मिलता है, काउंटिंग होती है, राइट? फिर उसके बाद में आपके पास में एक डैशबोर्ड है जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन है। बट वो दोज आर दी वेज देन आई नो कि एटलीस्ट यहाँ पेड़ लगाया था मैंने। बाद में जिंदा नहीं रहेगा वो अलग बात है। वो भी आपके डेटा में है, वो मेरा डेटा में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। बट मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो रिकॉर्ड करोगे तब आप ट्रैक करोगे ना। आप पेड़ लगा दोगे, छोड़ दोगे, भूल जाओगे, ट्रैकिंग, right? Second thing which I said, it's really we have to bring it some changes, and this is applicable in all forms of work, right? वाटर में भी ये इशू है, ट्री प्लांटेशन में भी ये इशू है, क्लीन एनर्जीज में भी ये इशू है, एवरीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट, उसमें भी सारे यही चैलेंजेस हैं, राइट? तो आपको ये सब सॉल्व करना है। भारत के इतिहास में आपने देखा होगा पिछले बहुत से समय से भारत बहुत सारे IITs, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लगभग दुनिया का 2nd लार्जेस्ट IITians एंड इसरो साइंटिस्ट और बड़े बड़े नॉलेजफुल लोग यहाँ से निकल रहे हैं। स्टिल आपने देखा होगा कि ये तमाम स्मार्ट लोग भी अपने बच्चे को कार से कचरा बाहर फेंकते हुए, चिप्स के रैपर्स बाहर फेंकते हुए, ये सारी चीजें बाहर प्रकृति में गंदगी फैलाने से नहीं रोकते। इन वन हैंड दे आर सो स्मार्ट दैट दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड, एंड अदर हैंड दे आर नॉट स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट स्टेप दे शुड डू। तो क्या ये आपको भी महसूस होता है व्हेन यू वर्किंग ऑन द ग्राउंड? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल महसूस होता है। जैसे मैं इसके पहले आपको एग्जांपल दे रहा था कि हमको थोड़ा अर्ली चालू करना पड़ेगा, राइट? चाइल्ड स्टेज पे ये सब चीजें सिखानी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। क्लास 1 में मेरा बच्चा एडमिशन किया किसी स्कूल में, राइट? और मैं ये स्कूल के क्यूरिकुलम में सिर्फ एक सब्जेक्ट दे रहा हूँ, राइट? एक रैपर उस बच्चे को बोला कि भैया जो भी चिप्स आपने खाई थी वो रैपर लेके आ जाओ, एक जगह गड्ढा खोदो, उसी से गड्ढा खुदवाओ और उसको वहाँ पे डाल दो और उसको मिट्टी डाल दो और एक लोकेशन डाल दो, ठीक है जी? अब उस बच्चे से बोलो कि भाई हर साल उसको आके देखते रहते, कंटिन्यू दिस प्रोसेस फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। बच्चा तो इसी स्कूल में है ना, राइट? पॉइंट ये है कि जब उसको दिखेगा कि मेरा रैपर जो है मैंने खाया था, आज 12 साल हो गए, क्लास 1st से 12th तक मैं देख रहा हूँ वो रैपर वैसा का वैसा है, तो उसको समझ में आएगा। हम क्यों बोलते हैं कि यार, हम ये तो नहीं बोलते, सरकार ये तो नहीं बोलती कि आप रैपर वाला खाना मत खाओ। सरकार क्या बोलती है? कचरा यहाँ मत फेंको। क्यों बोलती है ऐसा? क्योंकि कलेक्शन इज ए प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल नहीं है कलेक्शन, इसलिए डस्टबिन डाली जाती है ना कि आप डस्टबिन डालोगे तो उसका कलेक्शन हो जाएगा, तो प्रोसेसिंग ईजी है। क्योंकि इसको बायोडाइजेस्ट तो होगा नहीं, इसको रीप्रोसेस करना पड़ेगा। अब रीप्रोसेस करने के लिए पहली बात तो उस बच्चे को इस मन में ये दिमाग में आया कि मैं कहीं और फेंक दूंगा तो इसके चांसेस ऑफ गेटिंग पिक्ड अप फॉर रीप्रोसेसिंग इज वेरी लो, राइट? एंड अर्थ वुड नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। These 2 पॉइंट ओनली, अगर ये 2 पॉइंट मैं ड्राइव कर सकूं किसी बच्चे के मन में अर्ली, होपफुली, राइट? अगर ये दोनों ड्राइव हो गए तो एक लार्ज सेट ऑफ पॉपुलेशन वुड बी अवेयर कि यार मुझे कार से कचरा नहीं फेंकना है, राइट? वो मुझे क्या लगता है, जो लोग फेंक देते हैं वो उन्हें पता ही नहीं होता, उसको कचरा समझते हैं, सिर्फ नॉर्मल कचरा। जैसे केले का छिलका अगर आप खाते हो, मैं कार से अगर खा रहा हूँ, केला का छिलका खाया मैंने, केले के छिलके को मैं फेंक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके दिमाग में केले का छिलका और प्लास्टिक रैपर, they are not exactly, in fact they are not different। when अगर आप घर में देखोगे बहुत सारी महिलाएं आज भी खाना जो रहता है, जो वेट वाला खाना है, उसी के साथ प्लास्टिक भी डाल देते हैं, उसी के साथ में बाल करेंगे तो जो बाल का कचरा निकला वो भी डाल देते हैं, सब डाल देते हैं एक ही जगह। दे डू नॉट डिफरेंशिएट, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि हर जो प्रोडक्ट है, हर वो जो वेस्ट है उसकी प्रोसेसिंग डिफरेंट है।
सो ट्रू सर, सो ट्रू। राइट। तो ये इनग्रिल करना लोगों में बहुत जरूरी है। और वो अगेन मैंने जैसे बोला कि आप इनग्रिल कैसे करोगे, तो गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन मार्केटिंग। सब कुछ बेचा जा सकता है। सरकार ने एक समय में पियो ग्लास फुल दूध बोल के दूध बेचा। आज की डेट में पूरी दुनिया हिंदुस्तान दूध पी रहा है, राइट। और डेयरी का पूरा क्राइसिस बैठा हुआ है। और संडे या मंडे रोज खाओ अंडे करके सरकार ने पूरा प्रमोट करके, राइट, पूरा अंडे, अब पूरी दुनिया अंडे खा रही है, राइट। और उसके चक्कर में जो भी एग का जो पूरा इशू चल रहा है वो चल रहा है, राइट। तो प्रमोशन से, एक अच्छे प्रमोशन से हर चीज प्रमोट की जा सकती है, बिल्कुल, राइट। देयर इज ए नेसेसिटी टू प्रमोट दिस। आप रूल मत बनाओ। रूल बनाने से अगर कंट्रोल होता तो आपको मैंने एग्जांपल दिया है, गंगा और यमुना साफ होती है, राइट। सब साफ। रूल से नहीं होता है, राइट। आपको बेसिकली एजुकेट करना पड़ेगा, और एजुकेशन में पैसा चाहिए होता है, फंड। नोबडी कैन डू एक्सेप्ट गवर्नमेंट। दे रियली हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन व्हाई दिस इज सो। क्यों प्लास्टिक को कहीं पे फेंकने से क्या डिफरेंट है? क्योंकि वो कलेक्ट नहीं होता और कोई इशू नहीं है। वो प्लास्टिक को एक डस्टबिन में डाल दो, आप खत्म है। सिंपल सी प्रोसेस है। आप कार में रखे रहो, फिर जब भी कभी कहीं पे आपको डस्टबिन दिखाई दे उसमें डाल दो, राइट। अब डस्टबिन में भी अलग अलग तरह की डस्टबिन है। अगर आप उतना भी ज्ञान नहीं है, चलो किसी एक में डाल दो, कलेक्शन तो फिर भी हो जाएगा। हाँ, एक ही जगह डाल दो ताकि वो कलेक्ट हो। करेक्ट। तो दिस इज सर, यू रेज 2-3 इश्यूज की। एक तो सिर्फ रूल बनाने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। दूसरी चीज फंड्स होने चाहिए। पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि हर साल लगभग 10 बड़े मंदिरों से 50,000 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन कलेक्ट होता है। इट इज ऑन रिकॉर्ड। पर वहीं एक क्लीनलीनेस के लिए, एक पर्यावरण के लिए सिर्फ सरकार का साल का बजट 3,000 करोड़ का है, विच इज इन कंपैरिजन टू नथिंग। तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि भगवान को हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी प्रकृति साफ रहे और हम अपनी प्रकृति को रिस्टोर कर सकें, उसमें अपनी श्रद्धा का पैसा उसमें लगा सकें, अपने गांव कस्बों में कुछ चेंज ला सकें? क्या ये एक अच्छी शुरुआत होगी? मेरा तो बहुत ही डिफरेंट व्यू है इस पे। जी। प्रकृति जब पहले बची हुई थी ना, उसमें बहुत हद तक धर्म का योगदान था। जी। पीपल की, पेड़ की पूजा होती थी, राइट। एग्जैक्टली। बनैन ट्री की पूजा होती थी। तुलसी हर आदमी अपने घर में रखता था। हर आदमी फूल चढ़ाता। अगर हर आदमी फूल चढ़ाता है भगवान को, तो फूल कहाँ से आता है? प्रकृति से। मतलब फिर आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे ना, श्रब्स। बिल्कुल। आदमी श्रब क्यों लगाएगा? आपको पता है फूल जिससे मिलता है, आपको श्रब्स कहते हैं उनको। सारे बीज, जितने भी बीज हैं, राइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए, जिससे फल आते हैं। फिर बाद में आम से लेकर सारी फसलें जो हैं, चाहे वो ऑनियन हो, वो सब अगर उनको फल देना है तो आपको बीज की जरूरत है, राइट। वरना आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करना पड़ता है। अब वो तो तभी आते हैं जब आसपास कुछ चटकीले कलर के कुछ चीजें हो, तो आपके पास में गुलाब हो या फिर गेंदा हो, राइट, इस तरह के फ्लावर्स होंगे, चंपा है, चमेली है, राइट। तो इस तरह के जब फ्लावर्स होते हैं तब ये बीज वगैरह आते हैं, राइट। तो जब हम बोलते हैं किसी को कि भाई आप फूल चढ़ाओ, इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कि पेड़ लगाओ। आप इसको फूल चढ़ाओ मत समझो, राइट। हम उसको ये बोलते हैं कि आप पेड़ लगाओ, आप फूल के पेड़ लगाओ, अपने बगिया में लगाओ, आप चाहे अपने घर में लगा लो। पर सर, जस्ट अ फन फैक्ट, लोगों ने आजकल तरीका ढूंढ लिया कि दूसरे के बगीचे से फूल तोड़ लो। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, सीरियसली ये प्रॉब्लम मैंने देखा। अब हर चीज का लोग तोड़ निकाल देते हैं, बट पर्पस ऑफ द रिलीजन वाज नॉट दिस। द पर्पस ऑफ द रिलीजन व्हेन दे थॉट कि लोग सुबह सुबह फूल चढ़ाएं, वाज दैट कि लोग पेड़ लगाएं। और श्रब का और कोई योगदान नहीं है भाई। देखो, जिस दिन हर आदमी फूल इस्तेमाल करना बंद कर देगा, आप सरप्राइज रहोगे, क्योंकि आपका बहुत हद तक प्रोडक्टिविटी गिरेगी खाने की चीजों की। फूल बनने ही बंद हो जाएंगे, उसको उगाने की कोशिश ही बंद हो जाएगी। एग्जैक्टली ना। अगर आप फूल इस्तेमाल नहीं, आज के दिन में मान लो सारे सबने बोला यार क्या फायदा है धर्म का, और क्यों मैं फूल चढ़ाना है, क्यों मुझे हाथ चढ़ाना, फूलों की बिक्री सारी बंद। तो अभी तो क्योंकि आप ज्यादातर फूल आप खरीदते हो किसी न किसी से, तो बगिया में उगते हैं, कोई उगा रहा होता है आपके लिए, राइट। कुछ लोग होते हैं जो अपने घर में उगाते हैं। बेस्ट वही है, आपको अपने घर में उगे हुई बगिया के फूल चढ़ाने होते भगवान को। ये बाय द वे है धर्म के हिसाब से, लेकिन वो हो नहीं पाता, राइट। तो मेरे हिसाब से, और जिससे आपने एग्जाम्पल दिया 55,000 करोड़, मुझे नंबर एग्जैक्टली पता नहीं, बट मान लो ये नंबर सही है। आप मंदिर तो स्पेसिफिकली आई थिंक इज स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। बाकी दूसरे जो धर्मों के जो कलेक्शन है वो नॉट इवन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर जो मंदिरों का जो कंट्रोल्ड फंड आ रहा है वो स्टिल इज गेटिंग यूज्ड फॉर सम सोशल पर्पस ओनली, तो वो एक्चुअली यूज हो रहा है सोशल पर्पस के लिए, राइट। वो किसी और गलत पर्पस के लिए, मंदिरों के लिए यूज नहीं होता है। बस उसको शायद प्रकृति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस अभी नहीं बनाया गया। हाँ, तो वो
कम्युनिटी डिसाइड करती है, राइट, कि उनके पॉइंट, वो मैंने आपको शुरू में बताया कि पीपल आर नॉट अवेयर कि द एनवायरनमेंट इज सो इम्पोर्टेंट, राइट। वो कुछ लोग को जो झेल रहे होते हैं उनको पता होता है, राइट, जो झेल रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली वाले झेल रहे हैं, अब जो नहीं झेल रहा है उसको शायद एनवायरनमेंट का इतना पता नहीं। आप किसी गांव में जाएंगे और आप गांव वाले को एनवायरनमेंट के बारे में बहुत बात करेंगे, वो नहीं समझेगा बात। उसका सही तो चल रहा है ना सिस्टम, खेत है, पेड़ भी है, थोड़ा सा तालाब भी है, नदी भी है, साफ सुथरा है। उसको पॉल्यूशन समझ में आता है क्योंकि अब प्लास्टिक हैज बिकम ए मेनेस इन द विलेजेस। आप किसी भी गांव में जाएंगे, आपको पता है गांव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आज के डेट में, आप किसी भी गांव में जाएंगे, दे हैव अडॉप्टेड द अर्बन लाइफस्टाइल, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव द रीप्रोसेसिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो स्टाइल तो अर्बन ले लिया, रैपर सैपर तो सब जो घूम रहा होता है आज के डेट में। पूरा किसी भी आप गांव में जाओ, स्पेशली इन मध्य प्रदेश आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे लोग नहीं करते हैं, सब कचरा फेंकते रहते हैं, हर जगह फैला हुआ है, प्लास्टिक फैला हुआ पूरे गांव में, ऐसे। सो मेरे हिसाब से धर्म अगर सच में अपना काम करे तो लोग धार्मिक हो। धर्म है बेसिकली, धर्म का मतलब होता है, राइट, कि आप राइट वर्च्यूज को फॉलो करें। राइट वर्च्यूज में आप, हर प्राणी इज एसोसिएटेड विद वन गॉड। चूहा गणेश जी के साथ में एसोसिएटेड है, मोर किसी भगवान के साथ में एसोसिएटेड है, गरुड़ किसी के साथ में एसोसिएटेड है। तो हर पक्षी, हर हाथी किसी और के साथ में एसोसिएटेड है, हर पक्षी, हर जानवर हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ में, राइट, वराह अवतार हम बोलते हैं, राइट, कछुआ है, तो कहीं ना कहीं से सब कनेक्टेड है, राइट। आइडिया वाज कि यार आप सब में भगवान देखो, आप सब में, तो आई थिंक दे आर नॉट गोइंग रॉन्ग। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि एक्चुअली में धर्म हमेशा से प्रकृति के साथ था, 110%, और उसकी जो भी रिचुअल्स हैं वो प्रकृति को साथ लेके चलते हैं, 110%। बस हमने उस चीज को शायद वैसे समझना छोड़ दिया। आप नारियल के बिना पूजा कर सकते हो, बिल्कुल। फिर नारियल क्या है? अगर हर आदमी को नारियल चाहिए, नॉर्थ में तो नारियल उगता नहीं, बट नॉर्थ में क्यों नारियल के साथ पूजा करते हो आप? उगता तो साउथ में है। यहाँ से वहां जाता है क्योंकि उस चीज की मान्यताएं रखी गई। करेक्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके पूरी रिवर कोस्ट साइड में इफ यू हैव कोकोनट बाय द वे, उसका सीड डिस्पर्सन होता है रिवर के थ्रू, वो गिराता है, वो सीड रिवर ले जाती है, फिर वो कहीं लग जाता है, कहीं फंस जाता है, फिर वहां धीरे धीरे उग जाता है। दिस इज द ओरिजिनल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, धर्म करेंटली राइटली प्रैक्टिस नहीं हो रहा, वो इशू है, धर्म इशू नहीं है। वो बस ठीक से धर्म को सही ढंग से ना मानना, ना चलाना, या फिर उसकी कम समझ होना समस्या है, धर्म समस्या नहीं है। बहुत सुंदर सर। अभी आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से मन की बात में उनकी तरफ से जिक्र किया गया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। 2025 में आपको बेस्ट एनजीओ का रिवॉर्ड मिला क्योंकि आपने इतना अच्छा प्लांटेशन के जरिए एक अवेयरनेस फैलाई है। फिर भी क्या हम देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े राजनेता, जननेता, ये कभी पर्यावरण को बहुत प्रायोरिटी देंगे क्या? इसलिए कि उनके पिछले 5 साल या 10 साल के टेन्योर में प्रकृति का नाश हो गया, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे, या कभी ये कहेंगे कि मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में प्रकृति भी सबसे बड़ा एक मुद्दा है जिस पर मुझे काम करना है? क्या इस तरह की चीज आपको फील होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट समझिए? अगर अभी नहीं है जी, अभी चुनिंदा नेताओं में है, जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, पर धीरे धीरे सब में होगी, इससे कोई बच नहीं पाएगा। जैसे मैंने कहा कि आने वाले चुनाव पर्यावरण पर लड़े जाएंगे, वो दिन दूर नहीं। और ये फोर्सफुली हम पे इम्प्लाइड होगा कि हम उस जगह पहुंच गए जहां जीना ही मुश्किल हो गया। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला, क्योंकि वो होता है ना, अब ये कल्चर में है, आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई करते हो, राइट, तो वो कल्चरल थिंग है, राइट, क्योंकि हमको दिखती नहीं समस्या जब तक आ नहीं जाती, जब दरवाजे पर आ जाती समस्या तब दिखती है। प्लान्ड तरीके से सोचना, राइट, सिखाया नहीं गया, तो मेरे ख्याल से उसलिए ये समस्या, और वो सिर्फ इसमें नहीं है, पर्यावरण में, मेरा कहने का मतलब है वो उनके जीवन के दर्शन में जी, वो जीवन को जिस तरह से देखते हैं, हर समस्या को वो तभी सुलझाने की कोशिश करते हैं जब हो जाता है सारा। आप कहते हैं निर्भया पे जो एक्ट आया, वो कब आया? निर्भया कांड के बाद आया, बिल्कुल, पहले तो नहीं आया ना। तो दिल्ली वाला जो दिल्ली निर्भया रेप वाला इशू था, राइट,
वो एक्ट पहले भी आ सकता था। हाँ, पर जब लोगों ने उसके लिए विद्रोह किया, जब खूब जोर से उसके लिए प्रदर्शन किया, तभी शायद वो बनाना पड़ा। हाँ, बट क्या ये बदलना चाहिए? ऑफ कोर्स बदलना चाहिए, राइट? हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। विच इज वेयर थिंग्स लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आप आज कर। अब हर चीज की एक रीच है। अब आप इससे कितने लोगों के पास तक पहुंच पाओगे, आपकी आवाज, मेरी आवाज कितने लोगों तक पहुंचेगी, मुझे नहीं पता, राइट? बट हमें पता है कि आने वाले समय में ये इतनी बड़ी समस्या बनेगी कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा। तो क्या इसको चुनावी मुद्दा बनना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये तो बेसिक होना चाहिए। क्या रोटी या फिर क्या रोजी या फिर कपड़ा या फिर बेसिक कम्युनिटीज शुड दे बी दी इलेक्शन इशू? नहीं ना, क्योंकि ये तो होना चाहिए ना। अगर आज भी आप चुनावी मुद्दों में इन सब चीजों के लिए लड़ रहे हो, तो मतलब आप यू हैव नॉट बीन इवॉल्व्ड, राइट? आपके यूएस के इलेक्शन तो इस पे नहीं लड़े जाते ना। यूएस के इलेक्शन में मुद्दा क्या होता है? सिर्फ सोशल सिक्योरिटी, सबको पेंशन मिलनी चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है उसको आपको पेंशन देना पड़ेगा, ये वहाँ के मुद्दे, राइट? वाई? बिकॉज़ इट्स डेवलप्ड नेशन। पॉल्यूशन वहाँ का मुद्दा बनता है, राइट? वहाँ पे इस पे भी लड़ाई होती है, पॉल्यूशन के मुद्दे पे, राइट? जैसे आज की जो सरकार है, फॉर एग्जांपल जो करंटली यूएस में है, वो पॉल्यूशन के मुद्दे पे थोड़ा सा लीनियंट है, राइट? वो नहीं मानती क्लाइमेट चेंज को, मानती है बट इतने अच्छे से नहीं मानती, राइट? उसे नहीं लगता कि क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा मुद्दा है। तो क्या सर आप देखते हैं कि भारत से बाहर इस क्लाइमेट चेंज को या एनवायरनमेंट के मैटर्स पे देश की सरकारें गिर जाती हैं? क्या ऐसा होता है वहाँ पे? क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वहाँ के लोग इतना स्ट्रांगली अपोज कर सकते होंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। बाहर के छोड़ो, आप इंडिया के एग्जांपल लो, जैसे गोवा था फॉर एग्जांपल, राइट? गोवा बहुत सालों तक अपोज करते रहा डेवलपमेंट, कि नहीं चाहिए था उसे नहीं चाहिए थे मॉल, उसे नहीं चाहिए थे बिल्डिंग्स, राइट? जब क्योंकि आई वाज इन गोवा, तो आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द पीपल देयर नेवर वांटेड द डेवलपमेंट, आई मीन सो कॉल्ड डेवलपमेंट। वही मैं कह रहा था कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन इटसेल्फ हैज अ प्रॉब्लम। लोगों को लगता है कि डेवलपमेंट तब है जब वहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े थिएटर हॉल्स हैं, या फिर मेट्रो हैं, राइट? देन यू कॉल इट की इट्स अ डेवलप्ड सिटी। नॉट रियली। तो गोवा वाज वेरी हैप्पी, और गोवा वाज हैप्पी बिकॉज गोवा टूरिज्म पे सर्वाइव कर रहा था। तो उसका टूरिज्म पे इसी पे चल रहा था कि चीजें हरी भरी दिखें, प्लांटेशन हो सकती है, राइट? उसका टूरिज्म पे इस पे चल रहा था। अब गोवा इज आल्सो फेसिंग द इशू बिकॉज ऑफ माइनिंग एंड ऑल दोस, राइट? तो स्टेट्स हैव बीन रेजिस्टिंग। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि यस, देयर आर स्टेट हु रेजिस्ट दिस, बट दे रेजिस्ट व्हेन दे हैव इनहेरेंट थिंग, राइट? रोजी रोटी चल रही है आपकी टूरिज्म से, तो आप अपोज कर सकते हो, नहीं तो आप कैसे अपोज करोगे, राइट? अगर आपके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जल्दी वो स्टेट सकम कर जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहे हो तो आप अपोज भी नहीं करोगे। सर आप यूथ की बहुत बात करते हैं, आप चाहते हैं कि हम अगर चेंज ला सकते हैं, यूथ में ला सकते हैं। तो आज हमारा ये पॉडकास्ट है, कन्वर्सेशन है, अगर आज एक 20 साल का लड़का या 20 साल की लड़की सुन रही हो, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड नॉट ए मैसेज, क्या उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि दिस इज यू मस्ट डू, अदरवाइज द लाइफ विल चेंज फॉरएवर? अच्छा, 2-3 चीजें कर सकते हो आप, जो मुझे लगता है। वैसे 20 साल फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा लेट है, बट ब्रदर बिलीव that the change will come even smaller easily अगर मैं बच्चों को टैप करूँ, राइट? तो 20 तो मेरे लिए फिर भी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, बट दे कैन बी चेंज मेकर। 20 साल की जो उम्र होती है ना, 20 से 30 की, उसमें आपको चेंज मेकर बनना चाहिए। आप में चेंज लाने की बात नहीं है, अब आपको चेंज लाना है। आप में चेंज क्या लेके आऊँ मैं? अब आप तो यंग हो, जवान हो, आप ही को तो चलाना है, आप इंजीन हो, राइट? आपसे अपेक्षा है कि अब आप करवाओगे दूसरे, तो बाई नाउ यू शुड हैव बीन ट्रेन्ड, should know कि भाई मेरे को एनवायरनमेंट में ये करना है, मुझे इसमें करना है, राइट? तो बट मेरे some of my suggestions there would be कि यार to understand the environment, राइट? समझो आप पर्यावरण को, आप समझो कि कैसे नेचुरल साइकिल्स काम करती हैं, क्या पेड़ होता है, राइट? सीड डिस्पर्सल क्या होता है, क्यों पक्षियों की जरूरत है, क्यों फूलों की जरूरत है, राइट? बीज का इंपॉर्टेंस क्या है? टू हैव ए जनरल अवेयरनेस कि आप जिस लाइफ को आप प्लेट मतलब खाना जो आप देख रहे हो, वो खाना इतना सिंपल प्रोसेस से नहीं आया है, right? A lot of complexities are associated there, right? And then you have to preserve कि वो डिस्टर्ब ना जाए। कहते हैं एक स्पीशीज अगर बाहर जाए तो पैक ऑफ कार्ड के जैसे क्रम्बल हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम क्रम्बल हो जाता है अगर एक स्पीशीज उससे निकल जाए, बाहर हो जाए, राइट? इतना डेलिकेट है हमारा ग्राउंड। तो ये यूथ को अगर ये पता है, राइट, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सजग रहेगा, वो अपना कंजम्पशन थोड़ा वाइजली करेगा, राइट? आपका कंजम्पशन इज ए रीजन ऑफ पॉल्यूशन, राइट? कंजम्पशन से पॉल्यूशन है ना। आप कंज्यूम कुछ भी मत करो तो पॉल्यूशन नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन। तो आप अपना कंजम्पशन लिमिट करो। अब मेरे पास में एक कार है जो 2011 से चल रही है, उसको भी एक्सपायर हो गई इस साल, तो मैं उसको 5 साल आगे बढ़ा रहा हूँ, राइट? मैं खरीद सकता हूँ नई कार, इतना तो पैसा है मेरे पास में, राइट? मैं भी डिफेंस में था, अमेरिकन एक्सप्रेस में था, तो खरीद सकता हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड इट फॉर 5 more years. Now this is what I am saying. In every small activities of yours, you can make choices
which are wise for the nature. One is that, right? So that at least don't harm the nature. Make so those decisions so you don't harm. Second is do activities like which we are doing, right? Come associate with us, be the volunteer. थोड़ा पेड़ लगाएंगे, थोड़ा साफ सफाई करेंगे. तो अपने सैटरडे संडे में जैसे हमने किसी जमाने में चालू किया था वैसे आप करो, आज भी करो, सब लोग करें. So good सर, एक पेड़ एक आदमी की लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा जीता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 60-70 साल जिए तो एक पेड़ लगभग कई साल जीता है. क्या एक पेड़, एक वृक्ष जो हमने लगाया वो हमारी लेगेसी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, होता है. बहुत गया मैं. फॉर एग्जाम्पल जो आपका जो पेड़ है जहाँ पे कि गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला, राइट? आज भी वो पेड़ अगर वहाँ जीवित है और उससे एसोसिएटेड चीजें जीवित हैं तो आप एसोसिएट करते हो तो ऑफ कोर्स पेड़ आपकी लीगेसी है. जैसे आपका वंश है, राइट? आपके बच्चे होते हैं तो आप एक सरनेम जुड़ा हुआ रहता है, राइट? वैसा है. अब बेनियन ट्री है, राइट? आपने सुना बेनियन ट्री? हाँ. बेनियन ट्री का नाम कैसे आया, राइट? क्योंकि किसी जमाने में वो इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे कि उसके आसपास सारे जो बनिया लोग होते थे वो वहां पे दुकानें लगाते थे. अच्छा, that's why. That's how that tree has become banyan tree, right? तो लीगेसी तो है ही. आप देखो ना, वो उस लीगेसी के थ्रू से नाम भी करेक्ट हो गया और आज के डेट में वो नाम चल रहा है. बिल्कुल. तो मैं तो 100% मानता हूँ कि पेड़ों को, आदमी को इस तरह से देखना चाहिए कि ये आपका ही वंश आगे बढ़ रहा है. सर, दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यू हैव डन सो मच वर्क इन योर लाइफ टाइम. अभी पहले आपने नेवी में सर्व किया, फिर आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्व किया, फिर आप प्रकृति के लिए भी काम कर रहे हैं और उसको भी एज ए वेरी इंटरेस्टिंग वे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं. क्या आप देखते हैं कि कोई ऐसी एक चीज जो शायद मुझे रिग्रेट होती है, मुझे चेंज कर लेनी चाहिए अगर मुझे दोबारा मौका मिले? हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है. रिग्रेट नहीं कहना चाहिए, बट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर चीजों में होता है, राइट? तो अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या चेंज करता, अब देखो उससे भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है. मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो मैं IIMB का भी अलमनाई हूँ, राइट? वहाँ से मैंने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम किया हुआ है. देन मैंने MBA किया हुआ है, राइट? तो मैं और कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है और फिर अपना फौज का बैकग्राउंड भी है, राइट? नाउ अगर मुझे कुछ चीजें ऐड करनी होती है, rather than I would not call it कि मुझे चेंज करनी होती है, जैसे ऐड ऑन, ओके, राइट? क्योंकि शायद मैं चेंज कर दूं तो पता नहीं आज के डेट में जो मैं बैठा हूँ उसमें से कुछ बदल जाएगा, राइट? ओके. तो आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग बिकॉज आई एम ओके विद द प्लेस आई एम इन. ओके, फेयर इनफ. बट आई वांट टू ऐड ऑन, राइट? इफ आई हैड टू ऐड ऑन आई वुड हैव एडेड ऑन कि यार मैं थोड़ा और पढ़ता एनवायरनमेंट, थोड़ा जल्दी पढ़ता. मुझे अपने आप से शिकायत है कि मैं बहुत लेट चालू. मुझे पेड़ों के बारे में लेट जानकारी हुई, मुझे श्रब्स क्या होते हैं लेट पता चला, मुझे जंगल क्या होता है, जंगल कैसे बिहेव करता है बहुत लेट पता चला, मुझे लेक्स क्या होती हैं, राइट? वेटलैंड्स क्या होते हैं, चेक डैम्स क्या होते हैं, वाटरशेड क्या होता है, बहुत लेट समझ में आया मुझे, राइट? मुझे लगता है ये सब मुझे स्कूलों में या कहीं पे शायद पढ़ाया भी गया होगा तो मैंने उस हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दिखाया, राइट? अगर ये मेरा इंटरेस्ट पहले जनरेट होता तो शायद ही मेरे लिए अच्छा रहता. आज मैं थोड़ा और भी बेटर पोजीशन में होता. आज जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैं अपने अनुभव से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी शिक्षा से भी बता पाता, राइट? अनुभव और शिक्षा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो शायद और भी मजबूत होता. मुझे लगता है मुझे शिक्षा की और जरूरत है एनवायरमेंट साइड में. वो मेरा रिग्रेट है कि पर मैं अब करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना पढ़ सकता हूँ. यू आर डूइंग सो वेल सर. अगर आपका करियर देखें और जो आज के समय में बड़े बड़े ऑफिसर्स या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, उसमें से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा लंबा प्रकृति को डिवोट किया है. सो गुड सर. एक और क्वेश्चन आता है. आपने पिछले कई सालों में लगभग 20,000 से ज्यादा किसानों के साथ काम किया है, ग्राउंड वर्क पे काम किया है, उनकी प्रॉब्लम्स देखी, उनकी सिचुएशंस देखी हैं. तो क्या कुछ ऐसा दुख लगता है कि भारत का एक दुख जो किसानों की नजर से आपको लगता है कि शायद चेंज हो जाना चाहिए? मुझे दुख लगता है, राइट? मुझे दुख लगता है उनकी अवस्था देख के. मुझे दुख लगता है कि जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है उसको हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं. 2 दिन खाना न मिले आदमी को तो आदमी को समझ में आएगा खाने की वैल्यू क्या है. उस खाने को तो किसान ही उगा रहा है, राइट? आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले, कोई चैनल बीच में से गायब हो जाए और आपको यू आर नॉट एबल टू सी नेटफ्लिक्स फॉर फ्यू डेज, दैट वुड नॉट रियली मेक टू मच ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? लेकिन अगर फार्मर सारे हिंदुस्तान के सारे फार्मर अगर 1 साल के लिए काम ना करें तो कितना बड़ा एक क्राइसिस आ सकता है, राइट? फार्मर के जीवन में शायद इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आएगा क्योंकि वो अपने लिए खाना 1 साल से रख सकता है, राइट? लेकिन मेरा जो अनुभव है ना, जब मैं फार्मर से मिलता हूँ, मुझे वो दुख नहीं दिखता उनकी आंखों में. उनकी आंखों में अभी भी आशा दिखती है, उनकी आंखों में अभी भी एंथुसियाज्म दिखता है, उनकी आंखों में अभी भी जिंदा दिली और जोश दिखती है. मेरा एक पोस्ट है सोशल मीडिया में, अगर आप देखना चाहेंगे तो देखना. एक किसान के साथ में मैंने एक बात की थी
उसमें लिखा भी है मैंने, जिंदा दिल किसान, राइट। उस पोस्ट का नाम ही है जिंदा दिल किसान। क्योंकि जब मैं उनसे मिला, मैं तो इसी से गया कि यार बेचारा यार गरीब है, देखो किस परिस्थिति में रह रहा है। पर जब मैं उससे मिला तो मुझे लगा यार वो बहुत रईस आदमी, राइट। मैं कुछ अलग ही सोच रख के बैठा हूँ, राइट। वो जी रहा, उसकी अपनी दिक्कतें हैं, उसकी कठिनाई है, राइट, दुख है, और वो दिखाता नहीं है। उससे ज्यादा मजबूत, मैं तो फौज में भी रहा हूं तो मुझे पता है कि फौजी भी वैसे मजबूत होते हैं, किसान भी वैसे मजबूत है, कुछ कम नहीं है फौजी से। लड़ रहा है वो, क्लाइमेट से लड़ रहा है, जमीन से लड़ रहा है, पेस्ट से लड़ रहा है, पैसों से लड़ रहा है, हर चीज, रेट नहीं मिल रहा है, वेस्ट हो रहा है। इस सब के बाद जब आप किसान के घर जाते हो, वो तब भी तुमसे पूछता है खाना खाओगे भाई साहब, स्वाद मिल के खाना खाते। तो दुख मुझे ये है कि हम अपना जितना करना चाहिए उतना कर नहीं पा रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमको जो करना चाहिए किसानों के लिए हम नहीं कर रहे हैं, किसान को जो करना चाहिए हमारे लिए वो उससे कई गुना ज्यादा कर रहे हैं। सो गुड सर। किसान कहीं पीछे नहीं हट रहा है, अपने प्रॉमिस पे वो पीछे नहीं हट रहा है, हम अपने प्रॉमिस पे पीछे हट रहे हैं। उस बात का करना दुख, चाहिए वो हम नहीं, उस बात का दुख, और वो हमसे कई गुना ज्यादा। जी जी, उस बात का दुख। सर शायद इसीलिए शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर अपने समय में नारा दिया था, जय जवान जय किसान, कि दिस टू एंटिटीज अगर हम इनको ताकत देते हैं तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, बहुत सी आगे शक्तियां आगे हमें मिलेंगी। एक और सवाल बड़ा सुंदर किसी ने पूछा है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय विज्ञान, हाँ, दिस इज द न्यू एडिशन। एक और सवाल सर किसी बच्चे ने पूछा है कि अगर आपको सिर्फ एक रात मिले, ये लास्ट नाइट हो, और आपको लगे कि कोई चीज मुझे ऐसी छोड़ के जानी चाहिए जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आइडेंटिटी बने, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बने, तो वो क्या चीज सोचते होंगे आप? नहीं, मैं तो सेक्रेटरीज एंड इट्स लीगेसी, आई थिंक ये हमारे बियॉन्ड चलेगी। मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, कपिल रहेंगे नहीं रहेंगे, राइट, मूव ऑन कर जाएंगे अपनी लाइफ में, पर सेक्रेटरीज वुड बी ए लीगेसी व्हिच वुड रिमेन फॉर लाइफ, राइट, लाइफ ऑफ द नेशन। मैं चाहता हूँ कि सेक्रेटरीज हमारी टीम, और आपने मुझसे सारे सवाल किए, पर सारे सवालों को मैंने जवाब दिए, बट सारा काम मैंने नहीं किया, राइट। ये भी आपको पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है कि हम तो सिर्फ एक हिस्सा है, राइट। ये सारी टीम है जो कि कर रही है। सेक्रेटरीज में की स्ट्रेंथ उसकी टीम है कि अगर ये आज की आखिरी रात भी हुई तो मुझे विश्वास है कि सेक्रेटरीज के पास में ऐसे लोग हैं जो सेक्रेटरीज की मुहिम को आगे भी चलाएंगे। ये जो पढ़ाई लिखाई है जी आज के समय में, दिस इज गोइंग इन अ वे इन अ डायरेक्शन जहाँ पे उसका बहुत कम यूज हम ले पा रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। लाइक वी आर लर्निंग थिंग्स जिसको हम हार्डली यूज करते हैं। तो क्या ऐसी चीज हमारे आज प्रेजेंट कैरिकुलम में मिस हो रही हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर से कनेक्शन, हाँ, चीजें? गैप तो है फॉर श्योर, राइट। एजुकेशन में गैप है, दो चीजों पे गैप है। देखो, आप कई लोग बोलते हैं कि वो हमने साइन थीटा कॉस थीटा कब यूज किया था, ट्रिग्नोमेट्री कब ज्यादा यूज की थी, बट आपने यूज नहीं की थी इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी यूज नहीं कर रहा, यूज नहीं हुआ, राइट। आज के जो सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, वो साइंस यूज हो रहा है, तो साइंस किसी न किसी को तो सीखना पड़ेगा। हमने एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, राइट। अर्जुन आपके धनुर्धारी बन गए, भीम गदाधारी बन गए, राइट। दे ऑल पिक्ड अप द सब्जेक्ट इन विच दे वर बेस्ट इन। सो that I think is issue here, right? Everyone comes out with to be a Dhanurdhar, or everyone wants to be a क्या कहते हैं, गदाधर, right? But how do you choose it is a complexity. How do we find out that my child is done for this thing and not this thing? And how do then I basically modify the education? That's for sure is a challenge. And second thing is, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन आदमी इसमें से इंजीनियर बन जाएगा, तो आप कुछ निकाल सकते नहीं। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा इवॉल्व हो सकता है, हाँ, हो सकता बिल्कुल हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है, कि हम इतना टाइम ना लें कि बच्चे को फोर्सफुली एक ही डायरेक्शन में? बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो 15 साल 12 के बाद 12 + 3 + 2 + 2 पता नहीं लोग चलते रहते हैं, मुझे लगता है इसमें आदमी अपना पूरा यूथ खो देता है, राइट। जैसे फौज मैं 21 साल में कमीशन ऑफिसर था, राइट। आई वाज अ लेफ्टिनेंट एट द एज ऑफ 21। मुझे लगता है 21 साल में आदमी को इस योग होना चाहिए कि किसी न किसी काम को चालू कर सके। वो स्ट्रीम कौन सी हो वो मुझे नहीं पता, जो भी स्ट्रीम हो, बट 21 साल में बंदा एम्प्लॉयबल होना चाहिए। एजुकेशन का गोल ये होना चाहिए कि 21, क्योंकि वही प्राइम टाइम है 21 से 30, और उसमें वो पढ़ाई में अगर गुजार देगा तो सही नहीं। हाँ, और इवन वो भी नहीं पता है कि कौन सी पढ़ाई, ही इज फोर्स्ड इन अ डायरेक्शन जहाँ उसे पता ही नहीं है कि ये मुझे करना भी है कि नहीं करना। सर एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा भी, चाहे बट एड्रेस्ड अर्लियर एज वेल, कि कहाँ पैसा हमारे देश का खर्च होना चाहिए? द रेशियो इज वेरी ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सा पैसा जो शायद आज के समय में बहुत लंबे समय से नीचे या प्रकृति में खर्च होना चाहिए, उस पर हमारा जो बजट है वो बहुत कम है। तो किसी ने लिखा है कि डिफेंस बजट जो है वो 6 लाख करोड़ का है,
and the environment budget is 3,000 crore. The ratio is 190 to 1. क्या तो कुछ एक change किया एक, जा एक सकता मेरी है? पहली की ऑर्गेनाइजेशन है, एक मेरी अभी की ऑर्गेनाइजेशन है। आप पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन का बजट काट के यहाँ लाना चाहते हो। देखो आप मुझे एक चीज बताओ, यमन में, सीरिया में, गाजा में, आर दे कंप्लेनिंग अबाउट दैट द ट्रीज आर नॉट देयर, और दे कंप्लेनिंग अबाउट दैट द एयर इज नॉट क्लीन, They- और आर दे कंप्लेनिंग अबाउट दैट द कंट्री इज नॉट सेफ? I guess they are struggling with the safety first. Exactly, right? So for sure, if there is a nation, then rest of the things exist. अब बजट जो भी आपका बजट है वो कितने भी टाइम हो, क्या वो कम हो सकता, ज़्यादा हो सकता, एग्जैक्टली उस पर नहीं जा रहा हूँ, राइट? बट मैं कह रहा हूँ आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, कंट्री अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है। आज की डेट में तो मैं आपको, क्योंकि मुझे डिफेंस का जितना नॉलेज अभी है उस पर मैं 100% बोल सकता हूँ कि जो बजट है वो कम है। Yeah, we need more safety from all the. While I'm working in the environment, I'm telling you this, right? कि the budget ऐसा नहीं कि कम, मतलब ज़्यादा है। आपके पास में चाइना ऐसे थ्रेट पड़ा हुआ है, आपके पास में पाकिस्तान है, आपके पास में ईरान क्राइसिस आज की डेट में हो रहा है, और साफ साफ बोल चुका है पाकिस्तान ओपन मीडिया में, राइट, कि अगर किसी ने हमारे पर हमला किया और हम उस पर हमला नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले हम इंडिया पे कर देंगे। जो आज की डेट में मॉडल हो रहा है ना, मॉडल ये होता है ना कि आपने हमला किया तो आपको वो करेगा। यूएस के ऊपर तो ईरान हमला नहीं कर रहा ना, ईरान तो हमला कर रहा है उसके पड़ोसी देश में, तो वॉर का मॉडल चेंज हो गया, राइट? तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस का बजट इज पैरामाउंट, राइट, एंड इट हैज टू बी देयर, एंड द गवर्नमेंट इज वाइज इनफ टू हैव बैलेंसेस। प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स, प्रॉब्लम इज कि मैं 3,500 करोड़ मान लो अगर हमारा एनवायरमेंट का बजट है, फोकस शुड बी इज दैट बजट गेटिंग यूटिलाइज्ड टू द हिल्ट? जो मैं पहले बोल रहा था, क्या वो सही विज्ञान क्या वही अप्लाई हो रहा है, कैसे यूज हो पा रहा क्या वो सही एरिया में अप्लाई हो रहा है, क्या प्रोसेसेस सही हैं, इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट ट्रैक हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। है? एक चीज जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि बहुत से लोग मार्स पे पानी ढूंढ रहे हैं, and they are not taking care of the water and the supplies and the utility of the water which we should have on this earth. वो खराब हो रहा है। We are sucking out of the ground, जैसे आपने पहले बोला था कि क्रेडिट स्कोर पे जी रहे हैं हम लोग। तो what should be the priorities? हम लोग मतलब अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने की बजाय we are looking escape plan. No, so the priority even today, the priorities has not changed. Okay. I mean, जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क जी चाहते हैं ये काम करना, राइट, या फिर इसरो कुछ इस पे काम कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल बजट? नथिंग। आई मीन इन कंपैरिजन टू द एरियाज व्हिच यू आर हाइलाइटिंग, कि हमको वाटर कंजर्वेशन पे काम करना चाहिए, हमको पेड़ों पे काम करना चाहिए, प्रायोरिटीज है, अभी भी प्रायोरिटीज है, अभी भी हाई प्रायोरिटी यही है, वो तो बहुत लो प्रायोरिटी है। शुड वी नॉट कीप ए मिनिस्क्यूल बजट, छोटा सा बजट फॉर another अपॉर्चुनिटी, हम जो उसको पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्वल बजट अलॉकेट किया है, यहाँ पे 1,000 रुपए किया है, यहाँ पे 1 रुपए किया है, राइट? मुझे रेशियो नहीं पता, बट रेशियो विल बी इवन मोर वर्स देन दिस, राइट? क्योंकि उन्हें ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज किया। आज के डेट में जिन चीजों की आप बात कर रहे हो कि क्या हमको इसको प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटाइज है, और जिन चीजों की आप बात कर रहे हो कि क्या उस पर हमको खर्च करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन कि क्या हमको इस पे खर्च भी करना चाहिए कि उसको भी लाके यहाँ डाल देना चाहिए, उसको 0 प्रायोरिटी कर देना चाहिए, जिसको हमने बहुत लो प्रायोरिटी किया उसको 0 कर देना चाहिए, उसका भी पैसा यहाँ लाके खर्च करना चाहिए। दैट कैन बी ए क्वेश्चन, राइट, व्हिच आई फील no, we should continue to invest our time because that's how the innovations have happened. अच्छा, सैटेलाइट फॉर एग्जांपल, किसी जमाने में लोग बोलते थे कि हम रॉकेट भेज रहे हैं ऊपर, आप पृथ्वी में काम नहीं कर रहे हो, ऊपर रॉकेट भेज रहे हो। आज आपके पास में जो सैटेलाइट है वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड को मॉनिटर करते हैं। मेरे पास में एक डैशबोर्ड है, उसमें एक फीचर है NDVI, राइट, जो कि वेजिटेटिव इंडेक्स के बारे में बात करता है, वो सैटेलाइट के थ्रू है। तो साइंस हैज इवॉल्व्ड, इन फ्यूचर every tree can be tracked through the satellite. It's matter of resolution. Oh, so good. तो ये कैसे हो रहा है? ये किसी न किसी ने इनोवेशन में रॉकेट भेजा, फिर वहां से अर्थ को देखा, शायद जब आप मार्स भेजोगे तो शायद कुछ और चीज निकल जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है, वन, वी मस्ट इन्वेस्ट certain money, certain budget. Of course, we should not prioritize that, which is even today it is not prioritized, right? But we should not make it zero also. So this is not a matter of comparison, but जो है उसी को सही से यूटिलाइज किया कि नहीं, that is the most. On the environment side, मेरा focus should be, my focus has always been, जो है उसको सही से इस्तेमाल करो पहले। अगर बहुत अच्छे से करोगे, शायद उसी से आप जो आज इम्पैक्ट आ रहा है उससे आप ये बजट, इस बजट की वैल्यू मुझे लगता है वो एटलीस्ट 2 times है,
क्योंकि आज जाओ आप जिस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो, उसको उससे दुगना कर सकते हो। So good, sir. The last question, which actually from the other people came, आपने आसमान से लेकर के मिट्टी तक का सफर तय किया है। In your whole career, आपने सब कुछ देखा है। अगर if it is not too much to say, आपको क्या लगा? मतलब there is no comparison कि वो important था कि ये important था, but now you're working with the मिट्टी और किसान, पानी, nature, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ हर एक इंसान के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है ये, जैसे आपने बोला आसमान, तो मैं सबके लिए बता दूं कि मैं पहले डॉनियर एक एयरक्राफ्ट होता है जी, राइट, भारतीय नौसेना का है। सो मैंने जब अपना कैरियर नेवी में चालू किया तो मैं पहले शिप्स में गया राइट, वेरियस वॉरशिप्स। तो समुद्र में काफ़ी समय गुजारा मैंने राइट, 2-2 महीने 3-3 महीने डीप आपाद। जब आप समुद्र में बहुत 2-2 3-3 महीने रहते हो ना, जब आप फिर एक जमीन का टुकड़ा दिखता है आपको ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता कि आप बहुत लोनली फील करते हो। ऑल्दो आपके पास में साथ में 200-300 लोग रहते हैं, फिर भी राइट आपको वो लगता है कि हाँ अब आ गया हमारा जमीन। यू फील सिक्योर राइट व्हेन यू सी द लैंड। तो मैंने चालू किया काम समुद्र से, फिर मैं शिफ्ट हुआ एविएशन में, नेवल एविएशन में, जहाँ पे मैं एज एन ऑब्जर्वर आई स्टार्टेड फ्लाइंग राइट। एंड वहाँ पे मेरे कुछ 1800 घंटे हैं फ्लाइट के, जिसमें मैरीटाइम सर्विलेंस जो काम होता है आपका, यू स्टार्ट सीइंग द लार्जर ओशियन। समुद्र में जहाज जब चलता है तो आप बहुत कम एरिया देखते हो, बट जब हवाई जहाज चलता है तो बड़ा एरिया दिखता है। तो आई वेंट टू ए बिगर पिक्चर राइट ऑफ ऑब्जर्विंग द लार्जर एरिया। और वहाँ से फिर वापस हम ज़मीन में आए हैं जहाँ पे हम किसानों के साथ लग रहे हैं। मुझे लगता है हर आदमी को 2 काम करना चाहिए, अपनी लाइफ में सोल्जरिंग करनी चाहिए और अपनी लाइफ में किसान का काम करना चाहिए। तो जीवन में 2 साल हो या 3 साल हो, कुछ स्टेट में कंपलसरी है। मुझे लगता है हर एजुकेशन में 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए, जिसमें आप किसी फार्मर के साथ में आपको एसोसिएट होना है, और वो एक मैंडेटरी इंटर्नशिप होनी चाहिए। जैसा भी होता है ना इंटर्नशिप, कि आप एनजीओ के साथ काम करो, आप लॉयर के साथ काम करो, आप सीए के साथ इंटर्नशिप करते 3-3 साल राइट। किसान के साथ भी इंटर्नशिप होनी चाहिए। ऐसे पार्ट ऑफ एजुकेशनल करिकुलम हर बच्चे को 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी एक पीरियड डिसाइड कर ले, वो किसान के साथ मिलकर काम करना चाहिए, अदर देन दी सोल्जरिंग। और वैसे ही मैं फील करता हूँ कि हर आदमी को थोड़ा सा कम से कम 2 साल 3 साल फौज का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोनों का एक्सपीरियंस बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो मुझे है। तो आई एम सो हैप्पी कि यार मुझे तो लाइफ में किस्मत है कि मुझे दोनों चीज़ों का अनुभव दिया है। सो आई एम सो हैप्पी। सो गुड सर, आई नो कि ये कन्वर्सेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वी आर टॉकिंग सो डीप सब्जेक्ट, और जहाँ पे नेचर इन्वॉल्व हो, जहाँ पे किसान इन्वॉल्व हो, जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो, वहाँ हम जितना जान लें, जितनी नॉलेज और विज्ञान को लेके साथ में, वो कभी कम नहीं हो सकता। बट वी आर सो थैंकफुल कि आपके साथ बैठने का मौका मिला, एंड आपकी पूरी टीम से मिलने का मौका मिला, और आप जो काम कर रहे हैं दैट इज़ अमेजिंग। एंड वी विश कि बहुत से लोग इंस्पायर हों, बहुत से लोग इससे आगे बढ़ करके जुड़ें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे हियर। सेट्रीज के काम को आप थोड़ा और देखिएगा थ्रू वेरियस सोशल मीडिया, बिकॉज आई थिंक बहुत छोटे से पॉडकास्ट में, और तो पॉडकास्ट फिर भी लंबा ही होता है, लेकिन हर चीज़ बताना पॉसिबल नहीं था। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो टीम एक्चुअली में उसको इम्प्लीमेंट कर रही है जगह जगह पे। मैं सिर्फ स्पोक पर्सन की हैसियत से समझ लो यहाँ बैठा था, और सेट्रीज का स्पोक पर्सन की हैसियत से मैंने आपको सारी बातें की है राइट। एंड लकीली मेरा अनुभव भी चूँकि डाइवर्स है, तो वो मुझे इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में मदद कर रहा है। सर, जाते जाते आज बहुत से लोग आपको देखेंगे, सेट्रीज से वो कैसे कनेक्ट हुए, इस विचारधारा से कुछ अपनी बात उन्हें कहिए, ताकि आज के बाद वो आपको हर अच्छे तरह से ढूंढ सके। 2-3 तरीके हैं। एक तो अगर आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ना है तो आप, हमारी वेबसाइट है setrees.org, आप वहाँ पे जाके, वहाँ पे एक वॉलंटियरिंग का पेज है, आप वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद में आपकी ईमेल हमारे पास आ जाता है, और जिसके थ्रू हम आपको अपने जो भी हमारे काम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके आसपास है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बट आपको उसके और भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने खुद के आसपास के एरिया में बहुत सस्ते मिलते हैं पेड़, बहुत सस्ती है। बट लेकिन जो भी आप पेड़ लगाएं, जो भी आप काम करें, मेक श्योर करें कि एक ही लगाओ, बट उसको बड़ा करो, मतलब काम अधूरा मत छोड़ो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। एंड सेट्रीज वुड बी मोर देन हैप्पी। सेट्रीज इज स्टार्टेड एज ए ग्रुप ऑफ वॉलंटियर राइट। हम चालू जब हमने किया तो ग्रुप ऑफ वॉलंटियर से चालू किया। हम और कपिल दोनों भी वॉलंटियर थे राइट। 2013 में ऑर्गेनाइजेशन बनी राइट, मतलब रजिस्टर हुई। 2007 से 2013 तक तो ये वॉलंटियर का ग्रुप था।
6-7 साल लगभग आपने एज ए वॉलंटियर कोर वॉलंटियरिंग जैसा काम किया, राइट। लोगों को जोड़ा अपने साथ में। तो जो हमने किया है आज फिर वो रेप्लिकेबल है हर जगह, हर शहर में। आप अपने शहरों में अपने वॉलंटियर ग्रुप बनाइए और आप उस तरह से काम कीजिए। और अगर आपको कुछ एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, कुछ सब्जेक्ट मैटर की जरूरत होती है, आप हमको राइट कीजिए, हम आपको उसमें पूरा हेल्प करेंगे। सो गुड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।